कैसे हो सभी लोग। मैं हूं कवच भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, हमने सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर रहने वाला रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और आज इसका लेक्चर नंबर 1 हम देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था, जैसे कि आपको याद होगा, जिसमें हमने थोड़ा बेसिक की बात किया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या रहता है केमिस्ट्री के लिए, और एक बेसिक आइडिया कि सिलेबस क्या क्या रहेगा और हमें किस पैटर्न में पढ़ना चाहिए अगर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है अच्छी तरीके से। तो ठीक है, तो वो हमारा एक लेक्चर नंबर 0 या इसे बेसिक्स लेक्चर आप बोल सकते हो। और आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस केमिस्ट्री की स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा और आज के लिए अगर देखा जाए तो हमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले होंगे। ठीक है, अच्छा एक बार ध्यान रखिए, टॉपिक्स भले आपको ज्यादा दिख रहे हो पर अगेन टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, आप बस आराम से सुनिएगा, समझिएगा और जो भी पूछा जाए उसका प्रॉपर रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना तरीके से आंसर दोगे, थोड़ा फास्ट आंसर दोगे तो उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और थोड़ी चीज़ें क्लियर भी होते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चंस भी हम करेंगे और थ्योरी भी हम पूरे तरीके से सीखने वाले हैं। ओके, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दो यार कि सभी को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं पर कोई डाउट आए ना तो देखो पूछ जरूर लेना, सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक्चुअल में नीट अगर क्रैक करना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। जो भी टॉपिक हैं, कंसेप्ट है, वो क्लियर रखना। अगर चीज़ें अगर क्लियर रखोगे ना तो नीट के एग्जाम जब दोगे 2025 में तो भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। और अगर अभी से क्लियर नहीं रखा तो एग्जाम में भी वही डाउट्स लेकर के जाओगे, तो वो अपने को नहीं करना है। ओके, क्लियर है? सो फटाफट से यार पहले मुझे बस थम्स अप दिखा दो कि यार ऑडियो वीडियो सब तो सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको कुछ बातें भी बताई थी, आई होप आपने उनको किया होगा, थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, थोड़ी बेसिक्स देखा होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा जितने बच्चे हो तो एक बार ध्यान रखिएगा, चीज़ें पूछते रहिएगा हमेशा। और कोई भी डाउट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इसी टॉपिक का है या किसी दूसरे टॉपिक का क्यों ना हो, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हो, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई रैंडम डाउट है तो आप या तो क्लास की स्टार्टिंग में या फिर क्लास के एंड में आराम से डाउट पूछेगा। वहाँ पर मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा कि भाई पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे स्टार्टिंग में या बाद में, और बीच में फिर आराम से अपना जो भी कंटेंट है, जो भी हमें आज टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आज हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स आराम से पढ़ना है, तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमें फिर पढ़ना रहेगा। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से मुझे थम्स अप दिखा दो यार, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखो इसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया था। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 0 के अंदर जो बेसिक्स का जो लेक्चर था, वहाँ पर हमने कुछ बातें पढ़ी थी, थोड़ा द्रव्य के बारे में हमने जाना था, थोड़ी उसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो, आराम से देखते हुए अपने को चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा बेसिक वर्ड था हमारा द्रव्य के बारे में जानना, कि बेसिकली मेरा द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो द्रव्य के लिए हमने आपको ये बताया था कि कोई भी, देखो भैया ना, कि देखो छोटी क्लासेस में भी हमने ये सेम चीज़ पढ़ी है और बड़ी क्लास में उसको सेम चीज़ पढ़ते हैं, है ना। जैसे 10th की अगर बात करें, 10th तक आप द्रव्य को जानते हो पर इसको आप पदार्थ कहते हो। और जब 11th क्लास में, हायर क्लास में पहुंचे 11 12 के अंदर, तो पदार्थ की जगह आप द्रव्य शब्द यूज़ करते हो। तो एक चीज़ केमिस्ट्री में रहेगा, पहले भी बोला था अभी भी कह रहा हूँ, कि चीज़ें सेम रहती हैं कहीं ना कहीं, बस उनको थोड़ा मुश्किल करके बोला जाता है ना। अब सवाल ये आता है कि पदार्थ या द्रव्य कहते किसको हैं। तो मैंने लास्ट में आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है और जिसके पास कुछ आयतन हो, जो कुछ जगह घेरती है, वो आपका पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। तो हमारा मेन 2 वर्ड थे हमारे पास, द्रव्यमान का होना और एक मेरा स्थान घेरना, यानी कि मेरा क्या होना, मेरे पास आयतन का होना। जिसके पास भी ये 2 चीज़ें पाई जाएंगी प्रॉपरली, वो आपका पदार्थ या द्रव्य कहलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एक भी चीज़ की कमी हो गई तो मतलब वो आपका द्रव्य या पदार्थ नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है पर द्रव्य या पदार्थ तो नहीं होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। नॉर्मली वैसे प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो सभी की सभी आपका द्रव्य के अंदर आती हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो फोकस होता है मेरे शब्द पे होता है, वो होता है मेरा कण पे, कण। क्योंकि देखो द्रव्य या पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर के बनता है ना। तो यानी कि जहां पर भी किसी वस्तु के अंदर कण पाया जाएगा वो आपका द्रव्य के अंदर आएगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि पानी की बोतल की बात करेंगे तो वो बोतल की बात करें, वो बोतल भी आपका पदार्थ है और वो जो पानी है वो भी पदार्थ है, और पानी की बोतल में जो थोड़ी सी हवा बची रह गई वो भी आपका पदार्थ आएगा। यानी कि पदार्थ आपके अनेकों रूपों में, अनेकों अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था। जैसे कि अगर बात करें वायु, वायु मेरे लिए पदार्थ होता है। अगर हम बात करें हमारे पास पानी जो जल है, या फिर बात करो एल्कोहल की, या बात करो पेट्रोल की, डीजल की, वो सब भी आपका पदार्थ के अंदर आता है। अगर हम बात करें
सूर्य की, तो सूर्य भी आपका पदार्थ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपके बहुत ही छोटे कण होते हैं, परमाणु, अणु, ये सब भी आपके पदार्थ के अंदर, द्रव्य के अंदर काउंट किए जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो कण है वो कितना छोटा रहेगा या कितना ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, वो सभी आपका द्रव्य यानी पदार्थ के अंदर काउंट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कण आता है। सिंपल सी बात है। अब किसी कण का वजन बहुत कम हो सकता है, किसी कण का आयतन भी बहुत छोटा हो सकता है, जो आपको दिखे भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वजन रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसका आयतन रहेगा, मतलब वो आपका एक पदार्थ में काउंट किया जाएगा, द्रव्य में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी बहुत बातें हमने की थी लेक्चर 0 के अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पदार्थ होता है अब वो अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिल जाता है, जिसको हम द्रव्य की अवस्थाएं कहेंगे। तो मेनली हमारे पास 3 अवस्थाओं की बात हम करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 3 ही है, इसके अलावा 2 अवस्थाएं और भी रहती हैं। हालांकि अवस्था होने को तो 13 या 19 अवस्थाएं भी हम बात कर लेते हैं, कि कई सारी अवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जब ये पदार्थ कुछ अलग गुणों को प्रदर्शित करेगा, समझ जाओ कि पदार्थ की वो एक अलग अवस्था हो जाती है। मेनली हम 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, हमारे पास ठोस की, द्रव की और हमारे गैस की, है ना। तीनों में क्या क्या बातें रहती हैं, थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे जरूर करेंगे कि ठोस अवस्था हम किसको कहते हैं, द्रव अवस्था हम किसको कहते हैं, और गैस अवस्था बेसिकली हम किसको कहेंगे। ठीक है, हालांकि ध्यान रखिएगा बच्चों, द्रव्य और द्रव अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, द्रव्य जो होता है वो बेसिकली मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है मैटर, है ना, वो तो मेरे लिए मैटर हो जाता है। ठोस जो होते हैं वो बेसिकली मेरे लिए होते हैं सॉलिड, है ना, जो सॉलिड होते हैं। द्रव आप कहते हो लिक्विड्स को, है ना, और जो गैस है वो तो चलो मेरी गैस होती है ना। मेनली हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कुछ गुण आते हैं जिन पर आधारित आपके पास क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी रहने वाले होंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं तो लेकर के चलना चाहिए अपने को, है ना। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ शब्द मैं क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि जो ठोस होते हैं, देखो ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे तो कोई पदार्थ अलग अलग रूपों में क्यों देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है कि कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा पाया जा रहा है। अगर कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो वो आपका वो ठोस रहता है, जैसे कि बर्फ है आपके लिए, है ना। लेकिन वहीं पर कणों के मध्य आकर्षण बल अगर थोड़ा कम हो जाए तो वो आपका द्रव अवस्था में आ जाता है, और अगर कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो वो आपकी वो गैस अवस्था रह जाती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास ठोस, द्रव, गैस की, तो ठोस जो होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, अगर मैं आकर्षण बल की बात करूंगा, आकर्षण बल की, कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा रहने वाला है, तो ठोसों के लिए जो आकर्षण बल रहता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। कण जो होते हैं एकदम पास पास रहते हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा कम रह जाती है ना। वहीं अगर मैं बात करूं द्रव के लिए, तो द्रव के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा कम रहता है। जैसे क्या होता है, वो आराम से मतलब इधर उधर घूम फिर पाते हैं, या फिर जो जैसे आप पानी के एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। अगर पानी को हमने एक जगह फैलाया तो क्या होगा, पानी लगातार फैलता जाएगा, है ना। आपने जमीन पे फैलाया, वो लगातार चलेगा जब तक उसकी पॉसिबिलिटी है ना। हालांकि अगर आप बात करो इस पेन को अगर मैं जमीन पे गिरा दूंगा तो एक ही जगह पे रहेगा, इसके कण इधर उधर नहीं भागेंगे, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, कण एक दूसरे दूर भागने की कोशिश कर पाते हैं। हालांकि इतना भी नहीं कि एकदम पूरे अलग अलग हो जाएंगे कण, ये भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कण दूर जाने की कोशिश आराम से कर पाते हैं, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल हमारा कम रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे गैस के अंदर, तो गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम रहता है। मतलब अगर जैसे आप परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हो, परफ्यूम अगर आपने थोड़ा सा अपनी शर्ट पे स्प्रे किया तो क्या होगा, वो तुरंत पूरे कमरे में फैल जाएगा, है ना, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम है ना। तो यानी कि आपका कणों का एक जगह रहना, थोड़ा बहुत फैलना या बहुत अधिक फैलाव रखना, ये आकर्षण बल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इससे हमारे पास एक गुण और भी निकल के आता है कि एक तो हमारा आकर्षण बल का गुण आ जाता है हमारे पास, एक फिर मेरे पास आता है अंतराण्विक दूरी का, अंतराण्विक दूरी। यानी कि देखो, कोई भी शब्द अगर केमिस्ट्री में मुश्किल लगे ना, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वो जो शब्द है ना उसको छोटे छोटे शब्दों में विभाजित कर लो। अब अंतर आणविक दूरी यानी कि अंतर, मतलब कणों के मध्य जो अंतर रहने वाला है, आणविक यानी कि कण और दूरी यानी कि डिस्टेंस, है ना, यानी कणों के मध्य दूरी का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, ठोस कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पर जो कणों के मध्य दूरी है वो बहुत कम रहने वाली होगी। कॉमन सेंस सोच के देखो, अगर कण बहुत पास पास आ गए तो क्या इनमें कुछ दूरी बची, दूरी ऑलमोस्ट जीरो रह जाएगी या बहुत कम का हो गया, है ना। तो यानी कि देखा जाए तो दूरी क्या होती है हमारे पास, ठोसों में देखा जाए तो सबसे कम रहेगी, ठोसों से ज्यादा आपको फिर द्रव में देखने को मिलेगी, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल थोड़ा कम है, तो कण थोड़े थोड़े दूर जा सकते हैं,
है ना। तो यानी कि द्रव के मध्य थोड़ी दूरी ज़्यादा देखने को मिलेगी और द्रव से ज़्यादा देखने को मिलेगी गैस के अंदर। क्यों? गैस के अगर तो ऐसे भाई दूर दूर भागे जा रहे हैं, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, तो दूरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम है। यानी मेन जो फैक्टर है जो ये सब निर्धारित करेगा कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, वो है उनके मध्य आकर्षण बल। कि कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा है वो आपका मेन कारक, मुख्य कारक रहने वाला है कि पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा, द्रव में रहेगा कि गैस में रहने वाला है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि पदार्थ की जो अवस्था होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कणों के मध्य आकर्षण बल के द्वारा। ओके, ये एक थोड़ा सा मेन फैक्टर रह जाता है जिसके आधार पर फिर ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उनका आंसर बहुत आराम से दे पाओगे। तो एक कारक है और बच्चे सभी सवालों का जवाब को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक दो बातें और भी आती हैं, थोड़े से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द आता है एंट्रोपी। कितने बच्चे एंट्रोपी के बारे में जानते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे एंट्रोपी के बारे में जानते हैं। इसको ना कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। और वैसे हिंट के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ऊष्मागतिकी चैप्टर अगर पढ़ा है तो वहां पर भी आप इस शब्द के बारे में पढ़ते हो, एंट्रोपी क्या होता है। क्या किसी को पता है? देखो अगर पता है तो यस में बोल देना आंसर, कमेंट करके यस बताओ, और अगर नहीं पता तो क्लियरली नो बोल दो। लाइक ऐसा भी नहीं कि एकदम पूरा याद होना चाहिए, चिंता मत करो, नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आएगा, सीखते हुए चलेंगे। और अभी क्योंकि मैंने शब्द बताया तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही ना, तो आराम से सुनना समझना, कोई इशू नहीं है। लेकिन पता है तो देखो एक बार यस कमेंट जरूर करेगा, और नहीं पता तो नो लिखना। ये कमेंट करने की आदत डालना, मतलब ये नहीं कहूँगा कि हमेशा कमेंट करते रहो, वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलो कि भाई थोड़ा दिमाग में है, थोड़ा यहाँ सीख रहे हो, तो ऐसे करके चलोगे ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ भी पाओगे, है ना। नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बोल दो कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं पता अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं है, हम क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बार सीख जाओगे फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अच्छा पता है, चलिए, अच्छा नहीं पता कोई बात नहीं। देखो समझो, ऊष्मागति में एंट्रोपी शब्द आता है। वैसे ये हम ऊष्मागति की चैप्टर के अंदर इसको और एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझो कि एंट्रोपी जो होती है ना, ये बेसिकली होते हैं आपकी अव्यवस्था की मापक। परिभाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होती है? अव्यवस्था की मापक। मतलब कि आपके पास का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे समझो, ऐसे मतलब आपका मतलब यह है कि आपका जो भी आपको तंत्र दिया हुआ है, जो भी आपको वस्तु दी गई, जो भी आपको कण दिए हुए हैं, जो भी चीज़ आपको दी गई है, अल्टीमेट बात उनमें अव्यवस्था कितनी ज़्यादा है। मतलब अव्यवस्था अगर नापनी है ना, वो आपके तो आप एंट्रोपी में नापते हो। कैसे नापते हैं? देखो जैसे कि मतलब क्या, दो क्लास है ना, दो क्लास आप एज्यूम करना। एक क्लास ऐसी है जहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए तरीके से, है ना। मतलब जैसे कि आपके टोटल 9 सीट्स है, 9 सीट्स में 9 बच्चे तरीके से बैठे हुए हैं, अपने अपने रोल नंबर से बैठे हुए हैं। आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ पर क्लास में बहुत ज़्यादा शिष्टाचार है और बच्चों में पूरी एक व्यवस्था दी हुई है ना। जो बच्चा जिस सीट पर बैठना चाहिए वहीं पर बैठा हुआ है। एक क्लास ऐसी है। दूसरी क्लास ऐसी है जहाँ पर भाई टीचर बहुत ज़्यादा आलसी है और बच्चों ने पूरा हुड़दंग मचा रखा है, मतलब कि कोई कहीं पे भाग रहा है, एक सीट पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा सीन हो रखा है। कहीं पर अलग ग्रुप बना हुआ है, कहीं पर अलग ग्रुप है, और क्लास के बच्चे आके बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है। तो ऐसे में अव्यवस्था क्या बोलोगे? बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है यहाँ पर। तो मतलब बच्चे बिल्कुल भी तमीज में भी नहीं बैठे हुए, ऐसा मतलब कोई लेटा हुआ है ऐसे सीट पे, ऐसा हाल हो रखा है। तो अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है। अब एंट्रोपी यही चीज़ बताती है कि जहाँ पर अव्यवस्था ज्यादा होगी वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है ऐसे, और जहां पर अव्यवस्था कम है वहां पे एंट्रोपी कम होती है। अब ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे पहली वाली क्लास का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया और दूसरी वाली क्लास का एग्जांपल दिया, तो आपके हिसाब से एंट्रोपी ज्यादा कहां पर हुई? पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 या 2, कौन सी क्लास में अव्यवस्था यानी एंट्रोपी ज्यादा रहने वाली है? आपको बस इतना बताना है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर 1 होगा कि 2 होगा। जो मैंने एग्जांपल दिए केस 1 केस 2, तो कहां पर अव्यवस्था ज्यादा रहेगी? सिंपल सी बात है, हमारे पास जहां पर मतलब पूरे बच्चे इधर बिखरे हुए हैं, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, वहां पर अव्यवस्था ज्यादा है, मतलब वहां पे एंट्रोपी भी ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली अव्यवस्था की मापक रहती है ना। सिंपल, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। तो वो आपका एंट्रोपी रहता है जिसको आप कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से चलो मुझे इस केस में बताओ, ठोस, द्रव या गैस, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा अव्यवस्था, सबसे ज्यादा एंट्रोपी कहां पे रहेगी? ठोस में रहने वाली है, द्रव में रहने वाली है कि गैस में रहने वाली है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। क्योंकि तो एंट्रोपी एक अच्छा पार्ट हो जाता है।
ऊष्मागतिकी भी आगे आएगा, लेकिन पहले चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आप आराम से लगा सकते हो, तो कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सीखते हो चलना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट बात हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हमें तो टॉपिक समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप बोले कहीं पे लगा दो। अब मैं तो करूँ इस कॉन्सेप्ट का फिजिक्स में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जल्दी से बताइए भाई, कहाँ पर अव्यवस्था सबसे ज्यादा है, कहाँ पर एंट्रोपी सबसे ज्यादा रहेगी, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस के अंदर? गैस के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी एंट्रोपी का जो मेरा क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, गैस में मेरे पास सबसे ज्यादा एंट्रोपी रहेगी, फिर मेरे पास रहेगी लिक्विड के अंदर, फिर मेरे पास रहेगी सॉलिड के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहां पर कण एकदम तरीके से चिपके हुए हैं, इनकी सही व्यवस्था दी हुई है कि भाई एक कण के नीचे दूसरा कण क्या आएगा, इसके बगल में एक कण आएगा, इस प्रकार से प्रॉपर व्यवस्था है, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे सबसे कम रहेगी। द्रव में थोड़ी सी ज्यादा रह जाएगी, भाई कणों के मध्य आकर्षण बल कम है तो ये थोड़े दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा रहेगी। और गैसों में तो भाई एंट्रोपी बहुत ही ज्यादा रह जाती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आता है एंट्रोपी के आधार पर। ओके, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो फैलाव का क्रम भी बोल सकते हो कि भाई फैलाव का क्रम क्या रहेगा, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आप इसे बोल सकते हो फैलाव बोल दो, ठीक है, या फिर इसे प्रसार का गुण भी बोल सकते हो कि प्रसार का गुण कहाँ सबसे ज्यादा है। अब देखो ये तो बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग है ना, प्रसार होना मतलब कि दूर दूर फैलना, वही वाली बात है। तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन फैलेगा, गैस, फिर द्रव और फिर आपका ठोस रहेगा, सिंपल सी बात है। तो वही सेम गुण हमारे पास यहाँ पे भी रहने वाला है, गैस में फैलाव सबसे ज्यादा रहता है या प्रसार सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपका द्रव के अंदर आता है और सबसे लास्ट में आपका ठोस के अंदर आता है, ठीक। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल के आती है। तो कुछ क्रम होते हैं आपको पता रहने चाहिए, एग्जाम के अंदर वो आपको सिंगल गुण के आधार पे, अब देखो गुण हमारा एक ही था पर उसको आप किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हो, कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठोसों में एक बात और होती है, छोटे छोटे गुण आपको और बता देता हूँ, काम आएंगे। देखो चलो मैं इसको पहले वाले पेज पे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, है ना। देखो अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोसों में एक बात और आती है, ठोस जो होते हैं ना उनके आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आकार आकृति का गुण हमेशा आपको आता है कि ठोस जो होते हैं उनके आकार और आकृति या आयतन निश्चित होता है। द्रव के लिए आपका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन आपका निश्चित रहता है, और गैसों के लिए आकार या आयतन कुछ भी निश्चित नहीं रह पाता। बहुत ही बेसिक गुण जो हम देखते हैं, है ना। तो अगर ठोसों में एक बात करते हैं कि इनके ठोस जो होते हैं ना वो क्या रहते हैं, आपके दृढ़ रहते हैं, दृढ़ तथा असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वर्ड का मतलब क्या होता है, दृढ़ या असंपीड्य का मतलब होता है कि इन पर दबाव अगर लगाया जाए, दाब लगाया जाए तो इनके आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके ठोस होते हैं, ठीक है। ये चीज आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास हो सकता है कि ना दबने वाले, ठीक है। अगर कभी भी ठोसों को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम क्या बोलेंगे, ठोस असंपीड्य होते हैं, वो दृढ़ होते हैं, उनकी आकार आकृति में परिवर्तन नहीं आता है ऐसे, ठीक है, वो दबते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे आपके पास द्रव की या गैस की, तो वो आपके दब जाते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, आपको पता है वहां पर क्या होता है, गैस को दबाव के द्वारा अंदर फिल किया जाता है उस बोतल के अंदर, है ना। जैसे गैस आपकी द्रव के अंदर चली जाती है ना, जैसे आपको पता है CO2 गैस चली जाती है, तो वहां पर मतलब वो गैस को दबाया जा सकता है। बहुत सारी गैस है, उसको परफ्यूम की बोतल के अंदर भर लेते हो, क्यों भर पाते हो, क्योंकि दबाव दिया जाता है, तो उनकी आकार आकृति बदलती रहती है, वो लगातार उस बोतल के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दबने का गुण पाया जाता है द्रव और गैस के अंदर। और यहाँ पर इनके सम्मिलित रूप को आप तरल कहते हो। एक शब्द होता है तरल, तरल का मतलब क्या होता है, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का, मतलब इनको अगर एक जगह छोड़ दोगे तो ये बहते रहेंगे, तो वो तरल होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो जहां पर बहने का गुण पाया जाएगा वो आपके तरल कहलाते हैं। तो द्रव को और गैस को तरल के नाम से भी जानते हैं, इनका सम्मिलित रूप, सम्मिलित नाम क्या है, तरल इनको कहते हैं। अगर इनमें बहने का गुण, तरलता का गुण पाया जाता है, ठीक है। इस गुण को क्या बोलते हैं वैसे, तरल। तरल तो आपका पदार्थ हो गया और गुण होता है आपका तरलता, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, क्लियर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर थोड़े से भी शब्द अगर इधर उधर हो जाएं तो कभी कभी क्या क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम शब्दों को लेके चलेंगे, शब्द थोड़े क्लियर करोगे ना, तो डेफिनेशन, डेफिनेशन से गुण, और गुण से अगर कोई फॉर्मूला कुछ भी आता है तो फिर उनको आराम से समझा जा सकता है। पर सबसे पहली शुरुआत होता है शब्दों को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है तक का पार्ट। चलिए अब आगे बढ़े। तो ये सारी बातें हमारी हो गई ठोस, द्रव, गैस। अब देखो अवस्था परिवर्तन में आपको कल लास्ट टाइम पे सिखा भी चुका था कि अवस्था क्यों परिवर्तित होती है, कि ठोस, द्रव या गैस आपस में क्यों बदलते हैं, क्योंकि तापमान और दाब में परिवर्तन किया जाता है। अगर ताप और दाब को बदलोगे
तो यहाँ पे मेन हमारे पास दो शब्द आते हैं, तापमान और दाब। इनकी स्थितियों में अगर बदलते हो तो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे में बदल सकती हैं। ये वाली बात हम लास्ट टाइम कर चुके थे, है ना। जैसे कि बर्फ का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। बर्फ को अगर आप जैसे फ्रीजर में रखा है, उसको आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघल के द्रव यानी कि जल में बदल जाती है। और पानी को, उसी पानी को आप क्या लगाओ, गैस स्टोव पर चढ़ा दो तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके उबलेगा और फिर गैस अवस्था में चला जाएगा, जल वाष्प में बदल जाता है। तो वो जो परिवर्तन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन किया जा रहा है। और दाब भी कहीं ना कहीं इसका अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें दाब का प्रभाव पता है कहाँ देखने को मिलता है, जब आप तो जैसे समतल पे रह रहे हो, है ना, एक धरती के एक समतल पे रह रहे हो, अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ या फिर गहराई में चले जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग दाब में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर वायुमंडल है ना, ऑब्वियसली बात है, वायुमंडल दाब आपकी ऊंचाई वाली जगहों पे कम रहता है और समतल जो धरती होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ऊंचाई पे जाते हो तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो ऐसे में जल का उबलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अब जैसे नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जल उबलता है तो वहाँ पर 110 में उबलेगा। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, दाब का प्रभाव इनडायरेक्ट वे में प्रभाव डालता है आपके उबलने पर या आपके अवस्था परिवर्तन पे। तो इसलिए ताप और दाब दोनों की बात यहाँ पे की जाती है। ओके, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको फ्लो चार्ट ऐसा दिखाया था, जैसे कि आपका बर्फ जो है वो आपका सॉलिड स्टेट को दिखा रहा है कि ठोस अवस्था को, पानी का गिलास जो पानी जो है वो आपका लिक्विड को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो जलवाष्प जो बादल मैंने बनाया हुआ है, ये बादल क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये बेसिकली आपकी गैस अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिक हमारी कुछ डेफिनेशन थी जो मैं आपको लास्ट टाइम को बताई थी। जैसे आपके ठोस को, सॉलिड को द्रव में बदलना है तो बस एरो की डायरेक्शन देख लो, संगलन कहलाते हैं। संगलन या इसको गलन भी कह देते हैं। ध्यान से, संगलन या गलन एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज मत होना। और अगर लिक्विड को वापस, द्रव को वापस अगर ठोस में, सॉलिड में बदलना है तो हमारा जमना, हमारा जो फ्रीजिंग है वो हमारा परिभाषा हो जाती है, वो परिवर्तन को आप जमना कहते हो, है ना। तो ये सारी बातें थी जो हमने लास्ट टाइम पे सीख ली थी, राइट। तो ये तो आई होप सभी को क्लियर होगा, इतना मुश्किल वाला पार्ट है नहीं, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन है, याद जरूर रखिएगा कि द्रव को अगर गैस में बदलना है तो वाष्पीकरण, और गैस का वापस द्रव में बदलना को संघनन कहते हैं, ठीक है। और अगर ठोस को डायरेक्टली गैस में बदलना है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस का डायरेक्टली ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हमारे पास निकल के आती है, ये आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्या होता है ना, देखो अगर आप ये सोचो कि यहाँ से इन पर आधारित क्वेश्चन नीट के अंदर नहीं आते तो एकदम गलत हो। इन पर आधारित क्वेश्चन भी नीट के अंदर आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में पर आ जाते हैं। केवल इन शब्दों का उपयोग भी कई बार हो जाता है, इसे शब्द पहले क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास डालने का सिद्धांत पहले देखना चाहिए अपने, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, चलो पहले हम अपने डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा एक और चीज सीख लेते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। ये हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम पे हमारा द्रव्य का वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें मैंने आपको दो वर्गीकरण आपको सिखा दिए थे, है ना। कि द्रव्य जो होता है मुख्य तौर पर उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो होता है मेरा मिश्रण, एक तो क्या होता है मेरा मिश्रण होता है, और एक होता है मेरा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट टाइम पे, है ना, कि हमारे पास शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मेरा मिश्रण क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि मिश्रण किसको बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ किसको कहोगे, तो पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे मिश्रण पे, हम सबसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मिश्रण मैंने क्या बोला था, मिश्रण मैंने ये कहा था, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो ऐसे, जबकि जब भुजिया, अभी जो मिक्सचर की जो नमकीन आती है ना, वो इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमारे लिए रह सकता है। वहाँ पर क्या रहता है, एक से ज़्यादा प्रकार के जो कण होते हैं, जैसे कि मूंगफली, किशमिश, नॉर्मल जो भुजिया नमकीन होती है, मसाले होते हैं, वो सब आपके एक ही जगह पर आकर के मिक्स हो जाते हैं, है ना। इस चीज़ को आप मिक्सचर कहते हो, और मिश्रण को भी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिक्सचर ही कहा जाता है। इसको भी क्या कहते हो, मिक्सचर ही कहते हो, ठीक है। यानी कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो कण होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, वो आपका मिश्रण कहलाया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसकी परिभाषा भी यही होती है। परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को आप मिश्रण कहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके मिश्रण की परिभाषा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिक्सचर नमकीन याद रख सकते हो, या फिर आप कॉफ़ी, चाय, शेक, जैसे लास्ट में हमने एग्जाम्पल दिए थे, आप उनको भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स अपने आप में सही है ना। इसके अलावा जैसे आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे कि कुछ केमिस्ट्री के हिसाब से जैसे लेना चाहो तो वायु ले सकते हो, वायु, मिश्र धातु, मिश्र धातु भी इसी के अंदर आती है, सिंपल सी बात है। मिश्र धातु क्या होती है, वो भी क्या होते हैं आपके, मिश्र धातु भी आपके क्या होते हैं, मिश्रण ही होते हैं। अलग अलग प्रकार की धातुएं आपस में मिक्स हो जाती है तो वो भी आपकी मिश्र धातु हो जाती है ना। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी जल प्लस कोई भी पदार्थ,
है ना। तो बहुत सारे आपके प्रकार के मिश्रण आपके बन सकते हैं ना। बस आपको 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को मिक्स करना है, मिनिमम 2 तो होने चाहिए, है ना। अकेला पदार्थ तो शुद्ध हो जाएगा, पर 2 पदार्थ हो जाए या 2 से ज़्यादा पदार्थ आ जाए तो वो आपका मिश्रण बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो मिश्रण देखो हमारे 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। अब देखो बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग है। समांगी का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में कोई भी शब्द आ जाए मुश्किल लग रहा है 2 हिस्सों में विभाजित करो, कम से कम 2 हिस्से होने चाहिए। समांगी देखो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम प्लस अंगी, यानी समान अंग वाला मिश्रण। यानी यहाँ पर क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिक्स तो होंगे लेकिन बिल्कुल समान रूप से मिक्स हो जाएंगे, तो आपका वो समांगी मिश्रण है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चल लो वाले, जैसे कि हम बात करें चीनी के पानी की बात करते हैं ना। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, मिक्स कर लिया, और उस पानी को टेस्ट करो। अब उस ग्लास को आप एक साइड से टेस्ट करो या दूसरे साइड से टेस्ट करो, या फिर आप स्ट्रॉ डाल के उस पानी को टेस्ट करो, हर बार आपको बिल्कुल समान प्रकार का स्वाद आएगा, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा ना कि चीनी जो है वो पानी में समान रूप से घुल चुकी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एक समांगी मिश्रण कहलाया जाता है। मिश्रण तो बना क्योंकि 2 पदार्थ मिक्स हो गए तो मिश्रण तो बन चुका है, लेकिन पूरे तरीके से मिश्रण का जो संगठन बना है वो पूरा समान बना है, इसलिए उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। और विषमांगी इसका जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब कि अपोजिट मतलब विषम अंग वाला, मतलब जहां पर जो मिश्रण बनेगा वो समान रूप से ना बन पाए, वो आपका एक विषमांगी मिश्रण आपका कहलाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो उसकी थोड़ी डेफिनेशन है, आप देख सकते हो आराम से। जैसे देखो समांगी मिश्रण क्या बोला था, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है, वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल, आप चीनी या नमक को अगर पानी में डालते हो तो आपका वो समांगी मिश्रण कहलाया जाता है, राइट। वो आपका सिंपल पार्ट रह जाएगा। तो देखो अगर डेफिनेशन याद करने वाले हो तो डेफिनेशन से भी अच्छा पता है क्या है, उसके एग्जाम्पल याद करो। एग्जाम्पल याद रखोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। और एग्जाम्पल भी देखो, एक बार बोलूंगा, बहुत ही हाईटेक एग्जाम्पल याद मत करना, सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में देखते हो। अब चीनी पानी को देख सकते हो, है ना, वो हमें पता है भी चीनी कैसे दिखती है, पानी कैसे दिखता है, मिक्स करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो वो सब आप देख पा रहे हो। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स ज़्यादा अच्छे याद रहते हैं, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपने चीनी और पानी को मिक्स कर दिया तो क्या बाद में आप चीनी को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कण बहुत ही छोटे हो जाते हैं, है ना। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि समांगी मिश्रण में कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अगर मैं उसके बाद आपसे ये बोलूं कि आपने चीनी पानी का मिश्रण तो बना लिया, चीनी को पानी में मिक्स कर लिया, अब क्या चीनी को वापस पानी से अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, मतलब कर पाओगे लेकिन बहुत ही मुश्किल तकनीक लगानी पड़ेगी, है ना। ऐसी बात तो है नहीं कि आज के टाइम पे चीनी पानी अलग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, प्रॉपर यंत्र चाहिए होंगे। तो मतलब चीनी या पानी का पृथक्करण अलग अलग कर पाना आसान नहीं है। तो वही वाली बात यहाँ पे अलग लिखी हुई है कि अवयवी जो कण होते हैं जैसे कि चीनी और पानी, उनको आसानी से पृथक नहीं कर सकते, है ना, आसानी से नहीं कर सकते। कर सकते हो, करने को आज के टाइम पे सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आसानी से नहीं कर पाओगे ना। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो समांगी मिश्रण में कणों को, अवयवों को आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डेली एग्जाम्पल, हाँ, ओके। अच्छा, विकास क्या बोलेंगे सर, नोट्स कब बनाए। विकास ये काम करना है, नोट्स के 2 तरीके होते हैं। देखो, या तो क्लास में पहले आराम से समझ लो, ठीक है, और फिर आराम से फुर्सत में फिर नोट्स बनाइएगा। मेरा मतलब केमिस्ट्री में यही बोलूँगा। और नोट्स भी देखो अपने अकॉर्डिंग बनाओ, थोड़े इजी वे में बनाओ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स लेकर चल रहा हूँ तो उनको लेकर चलना, थोड़े पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर लो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी क्लास के साथ कॉपी लेके मत बैठो, कॉपी लेके जरूर बैठेगा, कुछ नहीं तो हेडिंग जरूर डालिएगा, शॉर्ट में लिख लेगा, ठीक है, सुनते हुए चलो, शॉर्ट में लिखो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, ठीक है, क्लास पर बेस्ड ही नोट्स बनाना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नोट्स कैसे बनाने, थोड़ा सा और देखो, एक जरूर कहूँगा डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे चीनी पानी लिखा नहीं है, तो आप समांगी मिश्रण और डैश करके डाल दो चीनी प्लस पानी का मिश्रण, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नोट्स बनाएगा, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना सबसे बेस्ट है, ठीक है, इतना रखना बस, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं अगला है मेरा विषमांगी। जैसे कि मैंने बताया था, जिस मिश्रण में विभिन्न भागों का संगठन क्या होता है, एक दूसरे से अलग अलग हो, है ना। अब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हमने रेत लिया, रेत को पानी में डाल दो। अब ऐसे में क्या होगा, अब क्या रेत पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है, ऐसा नहीं होती है। कुछ रेत तो क्या होगी, नीचे ऐसे बैठ जाएगी, कुछ रेत क्या होगी, ऐसे ऊपर पानी में हल्की हल्की तैरती रहेगी, कुछ रेत आपकी बीच में रहेगी। तो मतलब हर जगह पर अगर देखा जाए तो संगठन रहता है, वो समान नहीं रह पाता, कहीं पर रेत ज़्यादा है, कहीं पर रेत कम है, पानी और रेत का मिक्सचर अच्छा नहीं बन पाता, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एक विषमांगी मिश्रण कराया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप बात करोगे, आप मिक्सचर नमकीन की बात कर सकते हो, वो भी विषमांगी है। अगर जैसे आपने मिक्सचर नमकीन आपने उठाई, ठीक है, आपने एक कटोरी में निकाल ली, अब आपने 1 चम्मच डाली, हो सकता है उसमें उस टाइम काजू मिले, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है पहली बार आपको काजू मिल गया, 1 काजू मिले, हो सकता है आपने अगली बार निकाला इसमें काजू नहीं मिला, 2 मूंगफली निकल गई, है ना। तो क्या हर बार
आपने जब उसको टेस्ट करना चाह रहे हो, आप एक चम्मच से उसको निकालने वाले हो, क्या हर बार आपको समान रूप से मिश्रण मिलेगा? नहीं मिलेगा, संगठन ही अलग अलग है, तो आपका वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पे निकल के आता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका समांगी और विषमांगी का मतलब। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ये शब्द आगे भी निकल के आएंगे, समांगी विषमांगी, लेकिन मतलब एक ही रहेगा, पढ़ने का तरीका सेम है, बस किसको डिफाइन कर रहे हो वो चीज थोड़ा देखते हुए चलना। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हमारा हो गया मिश्रण वाली बात, मिश्रण हमारा डन हो गया। अब हमें क्या बचता है, फिर हमारे पास है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है वो मेरा दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। पहले बात शुद्ध पदार्थ होता क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा वो आपका शुद्ध पदार्थ कहा जाता है ना। जैसे कि हमने सोने के एग्जांपल दिया था, कि हमने पानी के एग्जांपल दिया था, है ना, तो वो इसके अंदर आता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम तत्व और यौगिक की बात करेंगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है इनमें कंफ्यूजन बन जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने बात की थी शुद्ध पदार्थ, ये मेरे लिए क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है क्या, जो आपके एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा, है ना, वो हमने बोला था। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है वो आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि शुद्ध पदार्थ में सभी कणों का संगठन समान रहता है, मतलब कि जितने भी कण होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, एक भी कण अलग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी सोने का, हमने एग्जांपल दिया था, सोने की अगर बात करेंगे तो आपका शुद्ध सोना कहा जाता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसका प्योर बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो भी सोने का कण रहेगा, मतलब सोने का जो भी टुकड़ा रहेगा उसके अंदर केवल सोना ही होना चाहिए, केवल सोने के कण हो, उसमें कॉपर या चांदी कुछ भी अगर मिक्स कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, भाई इसमें तो मिलावट हुई है, तो गलत बात है, तो चीटिंग कर रहे हो आप, है ना, तब आपका शुद्ध नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप शुद्ध पानी की बात करते हो, जो पानी अगर प्योर है, 100% प्योर का मतलब क्या है कि वहां पर केवल पानी के कण ही होने चाहिए, कोई और कण अगर आ जाएगा तो फिर आपका वो प्योर नहीं माना जाएगा, है ना। आप क्या बोलोगे, भाई ये पानी गंदा है, ये पीने लायक नहीं है ना, तो आपका वो अशुद्ध बोला जाएगा। ठीक है, और अशुद्ध से अच्छा मैं उसको बोलूंगा उसको मिश्रण बोला जाएगा। अगर जैसे सोना है, सोने के अंदर हमारे में थोड़ा सा लेड आपने मिला दिया, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप, नॉर्मल डेली लैंग्वेज में आप इसको बोलोगे यहाँ पे अशुद्धि मिलाई गई है ना, लेकिन केमिस्ट्री में आप उसको मिश्रण कहोगे, क्योंकि सोने के अंदर लेड मिक्स कर दिया गया तो वो मिश्रण हो गया, दो पदार्थ मिक्स हो गए ना तो मिश्रण बनाया जाएगा, तो आप उसे अशुद्ध पदार्थ क्यों बोलते हो, तो भाई समझो, अब अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना वो भी असल में आपका मिश्रण ही होता है, पर बोलने का तरीका अलग है। पता है हम अशुद्ध पदार्थ क्यों बोलते हैं, अशुद्धि क्यों बोला जाता है, ये शब्द इसलिए आता है क्योंकि अब आपको मिक्स करने के बाद आपको लॉस होने वाला है, तो आप उसको अशुद्धि कहोगे। जैसे सोने के अंदर आपने मान लो कॉपर की मिलावट कर दी, आपने लेड की मिलावट कर दी, तो आपको पता है आपने रुपए सोने के दिए थे, प्योर सोने के, लेकिन अब आपको लॉस होने वाला है रुपए के हिसाब से, है ना, तो आप क्या बोलोगे, भाई यहाँ पे तो अशुद्धि मिलाई गई है, पर केमिस्ट्री में क्या बोलोगे, भाई मैंने तो मिक्सर किया, मेरा तो मिश्रण है ना। इस प्रकार से पानी की बात करोगे, आप शुद्ध पानी की बात करते हो, क्यों, क्योंकि आपको सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वहां पर मान लो और कोई रेत आ जाए, मिट्टी आ जाए, कोई और कण आ जाए जो आपकी सेहत को हानि कर पहुंचाएगा, तो क्या बोलोगे, भाई ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, कि ये पानी साफ नहीं है, इसको नहीं पी सकते आप, है ना। तो अगर आपको सेहत के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से, या फिर आपके रुपए के हिसाब से, मनी के हिसाब से अगर आपको लॉस दिखेगा, तो आप क्या बोलते हो, आपने जो भी चीज मिक्स की है वह अशुद्धि मानी जाती है ना, तो वो चीज यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो अशुद्धि वर्ड ऐसे आता है निकल के, कहने को साइंस में क्या बोला कि भाई मिश्रण है, लेकिन हमने क्या बोला, भाई हमें लॉस हो रहा है हेल्थ के हिसाब से या मनी के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे अशुद्धि है, हम मिलावट की गई है। अच्छा, वैसे कई बार क्या होता है मिलावट अच्छी भी होती है, जैसे कि मान लो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, केवल पानी पीने से अच्छा भाई ग्लूकॉन डी पियो। अब ग्लूकॉन डी को आप अशुद्धि नहीं बोलोगे, क्योंकि वो आपको पता है फायदा देगा, सिंपल सी बात है, आपको तरलता लाएगा, आपके शरीर में थोड़ी ताकत लाएगा, तो हमारे लिए अच्छा है, तो उसका आप अशुद्धि नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ये तो अच्छी चीज़ है, हम तो हम मिक्सचर बोल देते हैं कि मिक्सचर है, बढ़िया है ना, तो वही चीज़ रह जाती है। तो अशुद्धि भी असल में क्या होता है, मिक्सचर का हिस्सा होता है, मिश्रण का हिस्सा है, बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है कि वो हमें लॉस देने वाला है। ठीक है, लॉस नहीं देगा तो आप उसको अशुद्धि नहीं बोलते हो, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ हमारे यहाँ निकल के आती है। ओके, क्लियर है कि हमारा शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। पहले यहाँ तक का पार्ट पहले मुझे बता दो यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको तत्वों और यौगिक में विभाजित कैसे किया, किस आधार पे किसी शुद्ध पदार्थ को आप तत्व कहते हो और किसको आप यौगिक कहते हो। ठीक है, ये हम क्लियर करेंगे, पहले मुझे यहाँ तक बता दो। ठीक है, तो थ्योरी है नो डाउट, चीज़ें काफ़ी सारी समझने की हैं, थोड़ा समझना है अपने को अच्छे तरीके से, है ना। जल्दी से मुझे थम्सअप करके दिखा दो यार यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले फटाफट से मुझे यहाँ तक मुझे थम्सअप करके दिखा दो। ओके, जल्दी से बताइए फटाफट से।
चलिए क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, नाइस। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो थोड़ी सी बात हम करते हैं हमारे पास शुद्ध पदार्थ पे, है ना, कि हमने बोला था कि दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब तत्व और यौगिक में अंतर कैसे पता चलता है कि तत्व किसको बोलोगे, यौगिक किसको बोलोगे? देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खेला था हमारे पास। देखो शुद्ध पदार्थ में देखा जाए हम क्या बोलते हैं, जो कण है उसके आधार पर हम बात करते हैं। वो जो कण है ना वो परमाणु या अणु हो सकता है। हमें बस फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस करना है, हमें ये तो पता है कि जो शुद्ध पदार्थ है अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनेगा। अब सवाल है कण से हमारा मतलब क्या है? कण बेसिकली हमारा दो मतलब निकालता है, एक होता है परमाणु, एक होता है मेरा अणु, है ना। तो तत्व की जब हम बात करेंगे, तत्व है कि हमारा कोई शुद्ध तत्व रहने वाला है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो शुद्ध पदार्थ है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा, तो उसको बोलते हैं कि वो मेरा तत्व होता है। जैसे कि तो सोने को, कॉपर को, आयरन को, ये सब आपके तत्व के अंदर आते हैं, है ना। जैसा बोलना कि तत्वों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसमें आवाज सारणी में तत्वों को प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब क्या, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा उस आवाज सारणी के अंदर, जो भी एक उसका बॉक्स आएगा वहां पर वही एक तत्व रहने वाला है, उसमें कोई मिलावट नहीं करेगी, तो वो शुद्ध पदार्थ है पर वो एक तत्व है तब तक जब वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा। कण एक ही होना चाहिए लेकिन आपका वो परमाणु हो, वो कण। लेकिन अगर वो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर के बनता है तो उसका आप यौगिक बोलते हो। जैसे कि पानी, CO2, जल हमारा शुद्ध होता है, लेकिन जल जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, और H2O मेरा अणु होता है। पानी क्या होता है, मेरा H2O, और H2O क्या होता है, मेरा अणु होता है एक। तो यानी कि जब बहुत सारे अणु पानी के एक साथ आ देंगे तो उसका आप यौगिक बोल देते हो, ठीक है। कभी सोचा कि सोने को आपने यौगिक बोला हो? नहीं। या आपने बोला कि पानी मेरा तत्व होता है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। वरना ऐसा होता अगर पानी मेरा तत्व होता तो उसका आवाज सारणी में रखते। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पानी जो है वो अणु से मिलकर बन रहा है, ना कि परमाणु से। परमाणु से मिलकर जो बनेगा वो मेरा तत्व की कैटेगरी अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अणु से मिलकर क्या बन रहा है तो मेरा वो यौगिक है, बशर्ते आपका एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए या फिर एक ही प्रकार का अणु होना चाहिए। तो वहां पर आप तत्व और यौगिक में अंतर कर पाते हो, ठीक है। जैसे CO2 है, CO2 का बहुत सारा CO2 का धुआं, मतलब CO2 जो हमारा धुआं रहता है वो इकट्ठा हो जाए तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा यौगिक होगा क्योंकि मेरा CO2 अणु होता है ना। अगर हम बात करें लोहे की बात करेंगे, लोहा मेरा तत्व होता है, आयरन मेरा तत्व है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है वो केवल Fe फेरस से मिलकर के बनता है, इसलिए वो मेरा क्या है, तत्व हो जाता है। क्योंकि Fe मेरा क्या होता है, परमाणु होता है। तो इस प्रकार से बेसिकली परमाणु और अणु के आधार पर बात करते हो कि कण मेरा परमाणु होगा तो तत्व है, और अणु है तो मेरा वो यौगिक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आती है, अंतर, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी बात हम परमाणु अणु की ओर कर लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास किसकी, फिर हम बात करने वाले हमारे पास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, फिर हम थोड़ी उसकी बातें करेंगे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाएगा। पर पहले मैं इसकी बातों कर, क्योंकि परमाणु अणु की बात अब हो ही रही है तो पूरा ही कर लो, है ना। देखो परमाणु और अणु की बात करें, कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आते हैं आप सभी को अच्छे से पता है। डाल्टन ने बोला था कि भाई सबसे छोटा जो कण होता है किसी पदार्थ का वो बेसिकली आपका परमाणु होता है ना। देखो परमाणु बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनता है, परम अणु या परम कण, सबसे छोटा कण, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, मेरा परमाणु हो जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे मान के देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक कागज है, ठीक है। उस कागज को आपने ऐसे हाथ से फाड़ दिया तो क्या होगा, वो कागज क्या होता है और छोटा रूप में आ जाएगा, थोड़ा छोटा कागज मिल जाएगा। उस कागज को आप और थोड़ा कट कर दो, क्या होगा, वो और छोटा हो जाएगा। उसको और छोटा करो, बार बार ऐसे करते हो, इसी प्रोसेस को दोहराते हुए चलो। उस कागज को काटते हुए चलना है और छोटे से छोटा बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप उसे कैंची से और ज़्यादा कट नहीं कर पाओगे। फिर मान लो चलो कैंची नहीं, आपने सोचा कि कुछ और अच्छा मशीन है, चलो उससे ट्राई कर लेते हैं, आपने उससे ट्राई किया। पर कोई ना कोई एक ना टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास कोई भी तंत्र, कोई भी मशीन ऐसी नहीं होगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप उस कागज को और छोटा विभाजित कर पाओ। तो वो जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो बच गया, जिसको आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाओगे, उसको आपने परमाणु बोला गया। डाल्टन ने यही कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को छोटा करते हुए चलोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि आप उस पदार्थ को और छोटा विभाजित नहीं कर पाओगे। सबसे छोटा जो कण मिलेगा ना उसको परमाणु बोला गया था, ठीक है। डाल्टन ने ये बोला था, तो इसी को बोला गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो हम अभी देखेंगे। पर बात यही निकल के आती है, ठीक है। तो जो मेन थ्योरी थी ना वह इसी पर ऐसे ही बनाई गई थी उसने, कि पदार्थ को छोटा करना शुरू करो और एक टाइम आएगा इसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाओगे, अविभाज्य आपका हो जाएगा। वो जो स्थिति है पदार्थ की सबसे छोटी, उसको बोला गया परमाणु। तो वही बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई थी कि परमाणु बेसिकली क्या था, कि परमाणुओं को पदार्थ का मूल कण के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे छोटा जो कण होता है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें तत्वों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ऑब्वियसली बात है
तत्व क्या होता है, तत्व परमाणु से मिलकर के बनाए, तो यानी किसी तत्व के जो गुण रहेंगे वो उस परमाणु के गुण भी रहने वाले हैं। सिंपल सी बात है ना। अब सोना हमें पता है सोना चमकता है, अब सोना चमकेगा तो हमें कब चमकेगा, जब वो जिस चीज से मिलकर बना, अगर उसमें चमक होगी तो, यानी सोने का जो परमाणु होता है वो चमक का गुण रखता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए सोना चमकता भी है हमारे लिए। हालांकि वो उजाले में चमकता है, वैसे उसकी खुद की चमक नहीं हो पाती, पर वही वाली बात, धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है ना, तो वही चीज़ है। अच्छा, अणु क्या होता है फिर हमारे पास, अणु ये बोला गया कि जब एक या एक से अधिक परमाणु आकर्षण बल, जिनको आप रासायनिक बंधन बोलते हो आज के टाइम पे, रासायनिक बंधन द्वारा एक साथ बंध कर अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अणु हमारा कब बनता है, जब परमाणु चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में जुड़ जाएं रासायनिक बंधनों के द्वारा, तो जो आपका कण बनता है उसको आप अणु कहते हो। तो ये हमारे परमाणु और अणु का बेसिक डिफरेंस आता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, जैसे कि हमारे इस चार्ट को देखो और अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंस क्यों आएगा मैं आपको बताऊंगा जब हम मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा की बात करेंगे ना, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक अणु के अंदर कितने परमाणु रहने वाले हैं, उसकी परमाणुकता कितनी है, इस पर आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मुझे परमाणु और अणु का अंतर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है ना तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगा, तो इसलिए क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो समझो, देखो यहाँ पर क्या आपको देखो हाइड्रोजन की एक बॉल दी हुई है, ऑक्सीजन का एक गोला दिया हुआ है, नाइट्रोजन का, कॉपर का या सोडियम का। अब देखो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, इनको हमने क्या बोला, इन्होंने बोला विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं। परमाणु क्यों हो गए, क्योंकि आपको पता है ये किसी और से जुड़े हुए नहीं है, ये अकेले हैं, वो आपका परमाणु है। परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी अन्य परमाणु से या खुद के समान परमाणु हो या किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता नहीं है किसी भी रासायनिक बंध के द्वारा, तो वो आपका वो कण आपका परमाणु कहलाया जाता है। इसको ऐसे मानो सन्यासी की तरह। सन्यासी क्या होता है, सन्यासी एकदम अलग रहता है, उसको मतलब ही नहीं है दुनिया से, क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, तो वो आपका परमाणु है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा अणु क्या हो जाएगा, जैसे कि देखो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु हमने लिया, हाइड्रोजन का एक परमाणु, और ये हो गया मेरा हाइड्रोजन का एक अन्य परमाणु। परमाणु क्यों, क्योंकि अब तक जुड़े नहीं थे, प्लस का सिंबल लगाया लेकिन जोड़ा नहीं गया है। अब जैसे कि ये दोनों आपस में जोड़ेंगे रासायनिक बंध के द्वारा, इन्होंने क्या बना लिया, H2 बना लिया है ना, ये क्या हो गया, H2 हो गया, रासायनिक बंध के द्वारा दोनों जुड़ गए आपस में। अब देखो क्या बोला, हाइड्रोजन का एक अणु। अब देखो, अब हमने शब्द में, अब हमने हाइड्रोजन का इसको परमाणु नहीं बोला, क्योंकि अब ये जुड़ चुका है, चाहे समान से जुड़े चाहे वो असमान से जुड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे ही परमाणु जुड़ जाते हैं ना वो अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको अणु कहा गया। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये भी परमाणु है, जब तक जुड़े नहीं थे, जैसे जुड़ जाएंगे O2 बन जाएगा, O2 मेरा अणु है, O2 मेरा अणु हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कभी भी अगर आप जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हो, अगर आपको ऐसा दिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि मान लो कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, क्या आपको मिल जाए नाइट्रोजन का परमाणु, एक तो ये लिखा हुआ है, एक कहीं पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन का अणु, तो इनमें देखो अंतर होता है। जब बोला जाए नाइट्रोजन का परमाणु मतलब वो केवल एक सिंगल नाइट्रोजन कण की बात कर रहा है, एक छोटे से परमाणु की बात कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के अणु का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N2, कि मेरे पास नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ चुका होगा तो N2 बन गया, अब ये मेरा अणु है। ठीक है, ये परमाणु है और ये अणु होता है, तो ये डिफरेंस हमेशा लेके चलना। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा भाई आपके पास परमाणु कैसे हैं और अणु किसको बोलोगे। ठीक है, अच्छा जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला है CH4, अच्छा मैं जल्दी से कमेंट करके बताइए CH4 मेरा अणु रहेगा कि परमाणु रहेगा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करो और बताओ भाई CH4 हमारा क्या रहने वाला है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, देखो और बताओ, आराम से इस डायग्राम को देखो, चार्ट को देखो और उस पर कमेंट करके बताना है आपको, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया विकास, बिल्कुल सही बताया, बहुत ही बढ़िया। CH4 क्या है, CH4 मेरा अणु रहेगा। अब ये अणु क्यों है आप सभी को दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ पर टोटल कितने परमाणु हैं, ध्यान से देखो, एक तो कार्बन का परमाणु है और 4 मेरे पास हाइड्रोजन के परमाणु है। मैं मानता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, लेकिन परमाणुओं की संख्या की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पे एक तो मेरे पास कार्बन हो गया प्लस 4 मेरे पास हाइड्रोजन है, काउंटिंग तो सभी को आती है, CH4 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये हो गए मेरे परमाणु। यानी कि ये मेरे पास CH4 जो अणु है
वो टोटल 5 परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, जिसमें एक तो कार्बन वाला होगा और 4 मेरे पास हाइड्रोजन वाले परमाणु रहने वाले, तब मेरे CH4 अणु बनता है। तो ये डिफरेंस, ओके, ये डिफरेंस करना जरूरी है कि आप अणु में और परमाणु में क्लियरली डिफरेंस रखो कि अणु किसको बोलना है, परमाणु किसको बोलना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? ठीक है, अच्छा ठीक है। तो देखो यही वाली बात यहाँ पे लिख रही है। अब देखो थोड़ी सी आगे की बात है। अभी देखो ये थोड़ा सा अच्छा एक नोट है, इस नोट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। नोट हमारा क्या बोल रहा है कि एक यौगिक में क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं और ये अनुपात एक यौगिक की विशेषता होती है। ठीक है, यानी किसी भी यौगिक की बात किया जाएगा तो आपको पता है यौगिक, आपको पता है बेसिकली अणु की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, है ना। तो अणु में जो परमाणु होते हैं वो हमेशा एक फिक्स अनुपात में रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ जल की, जल मेरा यौगिक है। अच्छा, जल का बेसिकली अणु कौन सा होता है, वो मेरा H2O होता है। अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, आपको पता है ये 2:1 में रहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कभी भी मिलकर के अगर आपके मतलब परमाणु मिलकर अणु बनाए, तो आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा संख्या में डबल होना चाहिए और ऑक्सीजन हमेशा संख्या में 1 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे में जब वो 2:1 में मिलेंगे तो आपका H2O बनता है, फिक्स है। लेकिन मान लो वहीं पर ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:2 हो जाए, तो ऐसे में आपका H2O2 बनता है और वो एक अलग यौगिक हो जाता है, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर यौगिक की अगर बात किया जाएगा तो वहां पे जो तत्व आपस में मिलने वाले हैं उनका अनुपात फिक्स होता है। संख्या में अनुपात की बात करें वो फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर अनुपात अलग हो गया तो मतलब क्या, ऑटोमेटिक तत्व अलग अलग संख्या में जुड़ने वाले होंगे। अब ऐसे में अगर वो अलग अलग संख्या में जुड़ेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, वो यौगिक ही अलग हो जाएगा। H2O अलग होता है, H2O2 अलग होता है। H2O जो हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी है, पानी तो जरूरी है, वहीं पे H2O2 विषैला होता है, पियोगे मर जाओगे। तो वो वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसलिए अनुपात थोड़ा सा जरूरी रह जाता है। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास जो भी तत्व आपस में मिलते हैं उनका अनुपात क्या होता है, वो फिक्स होता है, एक निश्चित अनुपात रहता है। अनुपात अगर चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है यौगिक बनेगा वो भी अलग बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी आ रहा है, साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि एक यौगिक के जो गुण होते हैं वो उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब वो जो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बन रहा है उन तत्वों के गुण और जो यौगिक के गुण है वो अलग अलग होता है। मोस्टली केस में ऐसा होता है। जैसे हम बात करें, आपके पास हाइड्रोजन गैस, आपको पता है जो H2 गैस होती है, आपको पता है वो एक ज्वलनशील गैस है। आपको पता है हाइड्रोजन की गैस का उपयोग आज के टाइम पे ईंधन में भी किया जाता है ना। तो वो आपके एक ज्वलनशील गैस है, तो इसका उपयोग ईंधन में करते हैं। लेकिन और अगर बात करें ऑक्सीजन की, अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होती है, वो एक जलाने वाली गैस है ना। ये आपका क्या होता है, ईंधन अगर जलना है, आग अगर लगानी है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। बिना ऑक्सीजन के आपको पता है आग लग ही नहीं सकती। तो एक क्या है ज्वलनशील गैस, जलने वाली गैस, एक है जलाने वाली गैस। लेकिन अगर इनके मिश्रण की अगर बात किया, दोनों को मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा, तो आपको पता है ऐसे में आपका जल बनता है। और जल जो है वो उस आग को बुझाता है। तो ये मेरा एक तत्व हो गया, ये मेरा दूसरा तत्व हो गया। लेकिन पानी क्या है, पानी मेरा यौगिक हो गया। तो ऐसे में अगर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जलने वाली गैस है, ये जलाने वाली गैस है, और इनका मिलकर के जो यौगिक बनता है पानी, वो आपका बुझाने के काम आता है उसी आग को। यानी कि तत्वों के गुण और आपके बना यौगिक का गुण अलग अलग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप इस एग्जाम्पल को लेकर के चल सकते हो बहुत ही आराम से कि भाई हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, और दोनों का मिलकर बना यौगिक पानी उसी आग को बुझाता है। तो इस तरीके से याद रखना, चीज़ें थोड़ी याद रहेंगी। तो एग्जाम्पल्स अगेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितने अच्छे तरीके से दिमाग में रखोगे ना, तो एग्जाम्पल से थ्योरी समझो। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री वीक है ना, तो काफ़ी सारे बच्चे इसको उल्टा पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री की थ्योरी पहले याद करते हैं, फिर उससे एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई हाँ भाई ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ उल्टा करके देखो, तुम्हें केमिस्ट्री ईजी लगेगी। मैंने क्या बोला, तुम इस एग्जाम्पल को याद रखो, तो मैं ऑटोमेटिक पता चलेगा भाई थ्योरी क्या थी। तो नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आने की जरूरत, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले आप थ्योरी याद कर रहे हो, थ्योरी समझने में पूरा दिमाग लगा रहे हो, फिर एग्जाम्पल देख रहे हो, नहीं। पहले एग्जाम्पल समझो, उससे फिर थ्योरी समझो, केमिस्ट्री ईजी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, इस तरीके से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कोई बोले ना केमिस्ट्री वीक है, तो भाई ऐसे पढ़ के देखो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, आराम से स्ट्रांग होगी। और ऐसे भागने की जरूरत भी नहीं है, आराम से चलेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके आगे हमारे पास क्या आता है, फिर सही हो जाएंगे नहीं में। हाँ, ओके, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। ओके, इसके बाद हम थोड़ी से, जो हमने एक छोटा सा एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, आपको याद होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, फिर हम उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास केवल एक टॉपिक बचेगा, जो है मेरा कौन सा, आपके रासायनिक संयोजन के नियम,
ठीक है। पर पहले मुझे बता दो यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है। हालांकि डाल्टन का सिद्धांत भी वैसे मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया कि डाल्टन ने क्या बताया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम देख लेंगे, लेकिन पहले मुझे यहाँ तक क्लियर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से, यस और नो या थम्स अप दिखा दो, जो भी तुम्हारा मन है बस बता दो एक बार के लिए। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वैसे मैं बता चुका हूँ। हालांकि बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो नाम आपको बता रहा हूँ ना डाल्टन, जॉन डाल्टन, भाई इसका नाम बहुत याद रखना। इसका नाम है ना बहुत बार रिपीट होने वाला है और इसने बहुत सारे नियम दिए हैं अपने केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको नाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका नाम बहुत बार आने वाला है, इसे ध्यान से रखना, ठीक है। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बोला था, जैसे कि मैंने बताया था, डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, बेसिकली पदार्थ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना स्टार्ट किया, और एक टाइम उसने बस ये थ्योरी दी है, बस बेसिक स्टेटमेंट था। एक्चुअल में उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी था, आप सोच के देखो, डाल्टन ने ये नियम बहुत सालों पहले, कई सैकड़ों साल पहले दिया था उसने ये नियम। अब तब भी, अब टेक्नोलॉजी थी नहीं, टेक्नोलॉजी तब आई है, तब उसने क्या किया, उसने केवल सोचा कि अगर किसी पदार्थ को ऐसे विभाजित करते वो छोटा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाओगे। वो जो सबसे छोटा जो कण इसने बोला ये परमाणु है, इसने सिर्फ इतना स्टेटमेंट बोला बस, उसने और कुछ नहीं कहा था, और इसी पर केमिस्ट्री की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, सबसे छोटा कण जिसको इसने क्या बोला, परमाणु बोला, ठीक है। और यह परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं कर सकते, इसने ये बोला कि ये सबसे छोटा कण है, इसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। यानी अगर हम बोला जाए तो परमाणु के लिए हम कुछ बातें कह सकते हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द जो आप चाहो तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि परमाणु क्या होता है हमारा। पहली बात तो सबसे सूक्ष्मतम कण है, ये क्या हो जाए, एक तो मेरी बात क्या हो जाएगा, सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण ये हो जाएगा। दूसरा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा अविभाज्य, ये मेरा अविभाज्य हो जाएगा, इसको आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें दो शब्दों से आप इसको दिमाग में रख सकते हो कि सबसे छोटा कण है और अविभाज्य है, और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा इसके बाद इसने क्या बोला था, इसने कुछ परमाणु की कुछ बातें भी बताई। अब ऑब्वियसली बात है, तुम परमाणु की बातें कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ बताओ तो सही, ये थोड़ी कि एक स्टेटमेंट देके तुम चुप हो जाओगे, कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। तो भाई वो तो इंट्रोडक्शन था, अब इसने तो कुछ बातें बोली, क्या क्या बातें बोली, वही सेम बातें बोली, थोड़ा घुमा के बोली बस। कैसे बोला, इसने पहली बात तो ये बोला कि प्रत्येक तत्व सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिसको परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। पहली चीज तो वही था, डेफिनेशन ही हो गया। दूसरा इसने क्या बोला कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और गुण समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि देखो आपको ये तो पता है कि तो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, वो तो शुद्ध पदार्थ हो गया। तो इसने बोला कि अगर मैं तत्वों को लूँ तो एक तत्व के जितने भी परमाणु है ना, उन सबके गुण सारे के सारे एक जैसे होने वाले हैं, और दूसरा तत्व अगर मैं ले लूंगा तो उससे अगर कंपेयर करोगे तो अलग अलग होंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, हाँ एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मान लो ये मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट नंबर सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे कि एक तरफ मैंने लिया सोना, सोने का मैंने एक टुकड़ा ले लिया। अब इसके अंदर जैसे मान लो इस प्रकार से सोने के ऐसे सारे के सारे कण हैं, अब सभी के सभी इसने क्या बोला, एक जैसे होने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी को ऐसे बॉक्स में दिखा दिया। ये क्या आपका सोने का परमाणु, आपका Au, सोने को ऑरम बोलते हो ना लैटिन भाषा में। तो Au क्या होता है, उसका सिंबल होता है। Au क्या होता है, गोल्ड हो गया ना, तो गोल्ड पीले कलर का है, इसलिए मैंने इसको पीला बनाया, ध्यान रखना, फिर ये मत बोलना समझ में नहीं आया। तो भाई ध्यान से देखो, तो गोल्ड के हमने क्या बोला, इसने ये बोला कि एक ही तत्व के जितने परमाणु हैं वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। तो हमने क्या देखो सभी को स्क्वायर बना दिया। सपोज मान लो अभी के लिए सबके सब एक जैसे हैं, तो सारे के सारे परमाणु एक जैसे हैं आपके, ठीक है। अच्छा एक दूसरा तत्व लेकर चलते हैं, मान लेते हैं वो हमने ले लिया चांदी, ठीक है। अब चांदी को मैं सभी को ट्राइंगल से दिखाऊंगा सभी को, और मान ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा पर तुम ऐसा मान लोगे कि तुम मान सकते हो कि ये सारे के सारे आपके क्या है, Ag के कण हैं, और सबके सब दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। ये Ag के परमाणु हैं, ठीक है, यानी कि सिल्वर के, सिल्वर यानी कि आपके चांदी के सारे आपके परमाणु रहने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप ये मानो कि सारे के सारे परमाणु एक जैसे हैं, लेकिन वो तो रहे ना सारे के सारे चांदी के, यानी चांदी की अगर मैं बात करूंगा, सिल्वर की बात करूंगा, तो जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे एक जैसे रहेंगे।
सोने की बात करेंगे तो सोने के तत्वों के अंदर इसके जितने परमाणु हैं वो सारे एक जैसे रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सोने और चांदी के परमाणु क्या ये दोनों एक जैसे हैं, आप बोलोगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली दिख रहा है, रंग अलग है, रूप अलग है, आकार आकृति सब अलग रहेगा, हर कोई परमाणु अलग अलग रहता है। और देखो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर के अंदर आपको पता होगा हर एक तत्व को अलग अलग वर्ग में अलग अलग आवर्त में क्यों रखा गया, और क्योंकि उनके गुण अलग अलग थे। वही वाली बात यहाँ पर थी। तो इसने यही बोला था कि अगर आप एक ही तत्व के जितने परमाणु की बात करोगे तो वो सारे के सारे परमाणु एक जैसे व्यवहार को, एक जैसे गुणों को प्रदर्शित करेंगे। सोने के सारे परमाणु एक जैसे रहेंगे, चांदी के सारे परमाणु एक जैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो अलग अलग तत्वों के मध्य, तो सोने और चांदी में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली बात है भाई दोनों अलग अलग प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करेंगे, चाहे वो उनका द्रव्यमान हो, चाहे उनका आकार हो, आयतन हो, या इनके रासायनिक गुण क्यों ना हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग होने चाहिए। तो ये वाली बात थी जो इसने अपने सेकंड पॉइंट में कहा था। ओके, क्लियर है। तीसरा इसने क्या बोला था, तीसरा पॉइंट ये बोला था कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं, जो कि हमने देखा ही था कि अगर तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि H2 और O2 2:1 में जुड़ेंगे तो H2O बनता है, हमने यही तो बोला था। अगर मैं थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की प्लस अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन की, तो आपको पता है अगर ये 2:1 में अगर मिलते हैं तो क्या बनेगा, मेरा जल बनेगा, ठीक है, तो आपके जल का निर्माण होगा। तो इस तरीके से, हालांकि अगर ये 2:2 में जोड़ेंगे, कोई अनुपात अगर चेंज करोगे ऑब्वियसली बात है तब यौगिक बदल जाएगा, तब मेरा क्या बनेगा, तब मेरा H2O2 परऑक्साइड मेरा बनता है ना। तो वही वाली चीज थी जो इसने कहा था कि अगर यही 2:2 में जोड़ते हैं तो क्या बनेगा मेरा, तो मेरा परऑक्साइड बनता है। तो ये चीज यहां पर निकल के आती है, तो इसलिए अनुपात जरूरी रहता है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या बोला था इसने, अगला इसने ये बोला था कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु क्या होता है आपका, अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, मतलब परमाणु को बना नहीं सकते। मतलब अल्टीमेट बात है, प्रकृति में जितने परमाणु पाए जाते हैं उतने ही रहेंगे हमेशा, परमाणु हमेशा फिक्स रहते हैं, उनको आप खुद से नहीं बना सकते, ना ही आप खुद से नष्ट कर सकते। हालांकि खुद से तो या किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, इसने तो ये बोला था कि किसी भी तरीके से परमाणु को बनाया नहीं जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी प्रकृति के अंदर जितने परमाणु पाए जाते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, उनकी संख्या एकदम फिक्स है, चाहे वो जितनी भी हो पर वो फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ओके, तो ये इसने कहा था परमाणु के सिद्धांत के, इसमें परमाणु सिद्धांत के अंदर। ओके, क्लियर है, क्लियर है। हालांकि उसको ध्यान दो बच्चों, लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसको इसने एक अलग से नियम भी दिया, इसने इसको बोला परमाणु का परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, इसको परमाणु संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। परमाणु संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ नियम आते चलते हैं इसी प्रकार से, डेफिनेशंस के अंदर, इन थ्योरीज के अंदर थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो डाल्टन ने जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट बोला था कि परमाणु अविनाशी है, ना तो बना सकते हो उससे ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी परमाणु क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहेगा, तो इसी को परमाणु संरक्षण का सिद्धांत भी बोला गया था। तो डाल्टन ने दो सिद्धांत, आपको नाम आ गए ना, एक तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है और दूसरा परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, दोनों ही जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए थे। इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, क्लियर है। हालांकि डाल्टन का नाम जैसे कि मैंने बोला और भी कई बार आएगा। अब ये दो नियम तो आपके पास आ चुके हैं, चिंता मत करो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और नियम भी हमारे पास आते रहेंगे जिसमें डाल्टन का नाम आएगा क्योंकि डाल्टन ने वो दिए थे। ओके, यहां तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बताइए जल्दी से। तो ये बेसिकली हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, थोड़ा थोड़ा हमारा एक्सप्लेनेशन रहता है हमारे पास। तो देखो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, वही ना। देखो नोट्स में आपको पता क्या, थ्योरी तो मैंने यहाँ पर भी लिख के लाया हूँ और मैंने लिखी भी है, चिंता मत करो, धीरे धीरे आगे लिखेंगे भी हम, थ्योरी तो लिखनी है, नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, नो डाउट के मॉड्यूल्स आपके लिए बन रहे हैं, मॉड्यूल्स आपके लिए बने हुए हैं, वो आपको दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगी पूरी, उसकी चिंता की बात नहीं है। पर वो बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ी बुकिश है, थोड़ी सी इजी लैंग्वेज भी मैंने यहाँ पे रखी है। ऑब्वियसली बात है, मैंने खुद वो मॉड्यूल लिखे हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत करी इसमें, तो ऑब्वियसली बात है उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अब इस तरीके से डायग्राम आप आराम से अपने साथ रख सकते हो, है ना, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर रहेंगी। ओके, तो अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है जो आपको सीखना है, वो है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम आते हैं, ठीक है। अब ये नियम कहाँ से आए, क्यों पढ़ने की जरूरत है, फिर हम इनकी बातें करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं हमारे पास रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये टॉपिक हमारे पास कहाँ से निकल के आता है
और ये पांचों नियम क्यों दिए गए हैं, इनका मेन पर्पस क्या था, या साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया था कि पांचों नियम हमें दे दे कि हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, वो सारी बात थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो शुरुआत ऐसे होती है, बहुत सालों पुरानी बातें कुछ ऐसी आती हैं कि भाई आपको पता है केमिस्ट्री में फॉर्मूले बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि पानी का फॉर्मूला आज के टाइम हम जानते हैं H2O है, लेकिन जब बहुत सैकड़ों साल पहले चले जाओ, अगर वहाँ पे पूछा जाए भाई पानी है, तो जब केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी उस टाइम पे ऐसा में नियमों को दिया गया था। इनका पर्पस ये था कि केमिस्ट्री में चीज़ों को थोड़ा फिक्स किया जाए। जैसे कि मान लो पानी है, अब पानी अलग अलग देशों में मिल रहा है, ठीक है, आपके इंडिया के अंदर भी पानी है, USA के अंदर पानी है, जर्मनी, जापान, हर अलग अलग जगहों पर क्या आपके पास पानी रहेगा, अलग अलग जगहों पर, है ना। अब बारिश का पानी भी रहता है, नाले का पानी भी रहता है, समुद्र का भी पानी रहता है, सागर का भी पानी रहता है, हर तरीके का पानी है। लोग लैब के अंदर भी पानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन रहा होगा, आराम से बन जाता है, ठीक है, अब तो बन जाता है, बहुत ईजी टास्क है ना। लेकिन अब बात ये भी पानी का फॉर्मूला क्या होगा। अब भाई जैसे कहीं पर इंडिया की बात करें, मान लो बोला गया पानी का फॉर्मूला H2O होना चाहिए। कहीं पर हम जापान में गए, जापान बोला भाई पानी का फॉर्मूला H2O नहीं H3O होना चाहिए। कोई और दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि पानी का फॉर्मूला H2O नहीं है, ये तो हम समुद्र से निकाल लो। मैंने जो पानी बनाया था लैब के अंदर, उसने बोला कि मैंने इस पानी का जो फॉर्मूला है ना वो आपका H3O2 होना चाहिए, इस तरीके से। तो भाई हर कोई साइंटिस्ट आ रहा है और आके बोल रहा है भाई कि भाई पानी का फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हालांकि आज के टाइम में हम जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला फिक्स रहता है, H2O रहता है, लेकिन ये फिक्स किसने किया, वो इन नियमों के द्वारा फिक्स किया गया था, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। मान लो रिएक्शन लिखने वाले हो, तो आज के टाइम पे आपको पता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है। स्टार्टिंग में किसी को पता ही नहीं थी भाई, नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पे तो, कि भाई सही तरीके से रिएक्शन कैसे लिखनी चाहिए, किस तरीके से रिएक्शन करवानी चाहिए, कौन किससे रिएक्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम फिक्स नहीं थी। तो रिएक्शंस के लिए केमिस्ट्री के बेसिक फॉर्मूलेज को फिक्स करने के लिए आपको कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पांचों नियम थे ये बहुत ही स्टार्टिंग में दिए गए थे, जो कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि भाई किस तरीके से एक सही रिएक्शन को लिखना चाहिए, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, उसके बारे में इन्होंने बताया। कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे रहता है, किसी यौगिक का सही अणुसूत्र क्या होना चाहिए, उनके बारे में इसने बताया। तो वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो ये केमिस्ट्री की शुरुआत में दिए गए थे, जब केमिस्ट्री को बनाया जा रहा था तो कुछ नियम दिए गए ताकि आप चीज़ों को समझा जा सके। यही नहीं कि आपने कुछ भी आगे कोई बोल देगा, नहीं, चीज़ों को फिक्स किया गया। तो उसके लिए नियमों की जरूरत पड़ती है, आपको बताइए, है ना। तो ये नियम यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिक आइडिया हमारे पास ये आता है, जिसके आधार पे आप इन नियमों को पढ़ते हो। अच्छा, अब एक चीज़ पहले, अब नीट में हमें कैसे इनसे क्वेश्चंस की आप उम्मीद करते हो, तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मेरा फोकस रहने वाला है क्वेश्चन टाइप पर, कि आपको इन नियमों में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़, आपके पास जो भी आपको नियम दिए गए, नियम का नाम तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक ने जो नियम दिया है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उस नियम का मेन अनुप्रयोग क्या होगा, यानी इसका मेन पर्पस क्या है नियम का, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इसका अगर किसी नियम का कोई अपवाद है ना, तो अपवाद भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नियमों में अपवाद रहते हैं, नो डाउट केमिस्ट्री में अपवाद शुरुआत से चलते हुए हैं। हाँ, जब ये नियम दिए गए थे तब शायद उतने अपवाद नहीं रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे तरक्की बहुत ज़्यादा की गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, तो ऐसे में इन नियमों के अंदर अपवाद भी निकल के आए थे। तो हमें उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन जो देखने को मिलता है ना, वो पता है क्या आता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास ये आता है, क्वेश्चन टाइप में आपको नियम पहचानने को दिया जाता है, नियम पहचानना, ठीक है। यानी आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सा नियम है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे, ये थोड़ा एक अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन हो जाता है। जब बोला जाएगा आपको नियम पहचान के बताना है, तो ऐसे में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको नियम पहचानना आना चाहिए। वो कैसे पहचानेंगे वो भी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा नियम कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला, वो आप अनुप्रयोग के अंदर सीख जाओगे आराम से, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाते, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। देखो थ्योरी होने को लिखी हुई है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस थ्योरी को लिखो, वो तो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, पर जो बातें मैं इसके अंदर बताऊंगा उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। हालांकि बातें मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, चिंता मत करना, लेकिन अपनी तरफ से एक बार नोट जरूर करिएगा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा, तो नोट्स अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, सबसे पहले तो दिया किसने था वो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, वो हमारे दिया था एंटोनी लावोशिए ने, ठीक है। एंटोनी लावोशिए थे, उन्होंने बेसिकली इस नियम को दिया था। अब देखो कई बार बुक में इसको लावोजिए भी कहा जाता है, कई बार इसको बुक में लावोसिए भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मीनिंग एक ही है, एंटोनी लावोसिए या एंटोइन लावोसिए,
इन्होंने बेसिकली इस नियम को दिया था। हाल एक बार ध्यान रखना, ये जो साइंटिस्ट हैं ये काफी ज्यादा बहुत ही पुराने बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं। इनको रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कभी सर्च करिएगा आराम से कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? एंटोइन लावोशिए को कहा जाता है। ठीक है, ये इनका नाम, इनको ये उपाधि दी गई है। ठीक है, अच्छा अब देखो समझो इन्होंने इस नियम में क्या कहा था। बहुत ही सिंपल सी बात थी, बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग, काफी सारे नियम है ना नाम के अकॉर्डिंग है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, पर कहाँ पे? रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, यानी अभिकारक अणु रिएक्शन करके उत्पाद बनाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका जो द्रव्यमान रहता है वो आपका संरक्षित रहता है। कैसे, थोड़ा समझिए। अब तो यहाँ पे क्या लिखा, इन्होंने ये बोला था इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को ना तो आप बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्होंने ये बात कही थी अपने नियम के अंदर। अब पदार्थ जो शब्द है वो आपको पता है, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है और आयतन होता ही है, तो आयतन तो चलो रहेगा ही रहेगा, पर द्रव्यमान मेन शब्द हमारे लिए आता है। तो पदार्थ के अंदर, पदार्थ का मतलब समझ गए ना, ये बेसिकली मेरा द्रव्यमान को बता रहा है, द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान को आप बना नहीं सकते ना ही खत्म कर सकते, हाँ, पर उस पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात थी जो एंटोइन लावोशिए ने कहा था। अब कैसे कहा था तो थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि चलो इसके थोड़े एग्जांपल पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन की बात करते हैं, H2, जैसे कि पानी बनाने का एग्जांपल है ना, H2 प्लस O2, आपको पता है ये आपस में मिलकर H2O जल को बनाते हैं, है ना, ये आप जानते हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो रिएक्शन लिखी गई है, क्या ये रिएक्शन सही लिखी है या यहाँ पर आपको कुछ एरर दिख रही है, कुछ गलती दिख रही है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सही है? सही है तो यस, गलत है तो केवल नो। केवल इतना बताना है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया। आपको पता है रिएक्शन में गड़बड़ है, क्यों है? देखो ऐसे, अगर देखो अभिकारक की तरफ हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, चलो यहाँ पर भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर मेरे पास केवल एक ही ऑक्सीजन है। जैसे कि अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर मेरे पास 2 हैं। यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? वो तो 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन मेरे पास केवल एक ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये अंतर क्या दिखा रहा है? ये अंतर ये शो कर रहा है कि हमने रिएक्शन के अंदर लिखते टाइम ऐसा कर दिया कि एक ऑक्सीजन को खुद से ही खत्म कर दिया। इसका मतलब तो ये होगा ना कि भाई अभिकारक की तरफ से ऑक्सीजन थे, हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन खुद से ही हटा दिया। तो क्या हम ये कर सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते। यानी हम पदार्थ को स्वयं से नष्ट नहीं कर सकते, पदार्थ को ऐसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ना तो बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। अच्छा मान लो ये वाली रिएक्शन चलो मेरी गलत है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल आपको दिया Mg, Mg ले लें क्या? चलो ठीक है, चलो Mg का ले लेते हैं, Mg प्लस O, MgO प्लस Na। अच्छा मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन सही लिखी हुई है? फटाफट से बताओ जल्दी से कमेंट करके। हाँ बैलेंस नहीं है ना, बिल्कुल सही बताया, चिंता मत करो, बैलेंस की बात हम करेंगे, बिल्कुल सही बताया, पर बहुत ही बेसिक लेवल की बात करते हैं, उस जमाने की बात करते हैं, बहुत पुरानी की। अब देखो क्या ये रिएक्शन सही है? आप बोलेंगे भैया ये वाली रिएक्शन भी कराते क्यों? अगर तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन चलो ये तो बराबर चल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से सोडियम आपने कैसे बना दिया? ये सोडियम तो बनना ही नहीं चाहिए था कायदे से। यही वाली तो बात हमारे लिए आ गई ना कि मतलब आप पदार्थ को खुद से खत्म नहीं कर सकते और खुद से ऐसे बना भी नहीं सकते हो। एक चीज तो ये ध्यान रखिए। तो इसने यही बोला था कि आप किसी भी रिएक्शन के अंदर ये नहीं कर सकते कि आप रिएक्शन लिखने जा रहे हो, कुछ भी खुद से बना दिया, कुछ भी खुद से नष्ट कर दिया, ये नहीं किया सकता, पदार्थ संरक्षित रहता है, ये इसने कहा था। तो इसका जो मेन जो अनुप्रयोग निकल के आया था, तो आप समझ गए कहां पे निकल के आ रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो इसका जो मेन अनुप्रयोग आता है ना, वो कहां पर आता है? अभिक्रिया संतुलन में, अभिक्रिया संतुलन में। ठीक है, यानी आप खुद से पदार्थ को नहीं बना सकते, खुद से नष्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर देखो अगर आप बोलो तत्वों की, अणु की
परमाणु की, यौगिक की, सबके सब है तो पदार्थ ही ना, सबके सब पदार्थ के अंदर ही आता है, तो उसका खुद से बना नहीं सकते, खुद से नष्ट नहीं कर सकते। तो रिएक्शन बैलेंस के टाइम पे अभिक्रिया संतुलन इसका मेन अनुप्रयोग हमारा निकल के आता है। ओके, पहली चीज तो ठीक है, यानी अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, समझ जाओ कि मतलब वहां पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं की जा रही, और अगर रिएक्शन बैलेंस है, समझ जाओ कि वहां पे इस नियम की पालना की जा रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली बात है, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बैलेंस करना ही होता है। अगर आप रिएक्शंस लिख रहे हो उसको बैलेंस नहीं कर रहे, आपको पता है वो रिएक्शन गलत है, तो एकदम स्टार्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज के लिए सबसे पहले किसने बोला? इनके जनक ने। इससे इसको जनक की उपाधि दी जाती है कि स्टार्टिंग इस बंदे ने किया भाई तरीके से, तो कि भाई रिएक्शन बैलेंस करना सीखो, थोड़ा सा काम आएगा, उसके बिना तुम केमिस्ट्री समझ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये हमारे रसायन विज्ञान के जनक हो भी जाते हैं, मतलब टाइटल कहीं ना कहीं सही दिया गया है ना। अच्छा, अब इसके अलावा देखो, इसके जैसा सिमिलर हमारे पास एक नियम मैंने और भी बताया था। एक तो मैंने आपको बताया था सिमिलर नियम, कौन सा बताया था? परमाणु संरक्षण का नियम। इसके जैसे हमारे पास दो नियम निकल के और आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है परमाणु संरक्षण का नियम होता है, एक तो मेरे पास ये वाला नियम था, ठीक है, जो कि किसने दिया था? ये आपके दिया था डाल्टन ने। जो डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली इस नियम को दिया था। ठीक है, अच्छा, एक नियम और भी निकल के आया था, और ये नियम तो सबसे पहले दिया गया था, इसको तो ऐसे मान लो आप। ठीक है, एक नियम और भी आया था जो केमिस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है, और केमिस्ट्री तो क्या मैं कहूंगा ऑलमोस्ट मतलब पूरी साइंस की बात है, विज्ञान की बात है, विज्ञान जनक की अगर बात, जगत की बात की जाए, तो वहां पर ये नियम बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। वो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, तो ये नियम भी आया था, और ये और भी शानदार था। और ये किसने दिया था? ये आपके दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन जो थे, उन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था, और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने भी यही कहा था कि ऊर्जा को आप खुद से नहीं बना सकते, ऊर्जा को खुद से नष्ट भी नहीं कर सकते, और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप रूपांतरित कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा कि वैद्युत ऊर्जा, बिजली हमारे पास आती है, बिजली क्या है? विद्युत ऊर्जा है। अब हीटर चलाओ भाई, उससे उससे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा आपके ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। हीटर में ये तो होता है, हीटर क्या करता है? ऊष्मा बनाता है, उसी विद्युत को वो चेंज करता है और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि आपको सर्दियों में फायदा रहता है ना। गर्मी में चला लेना, गर्मी लग जाएगी फालतू की, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का कार्य हीटर करता है, ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे आपको पता है सौर ऊर्जा, सौर पैनल लगाते हैं, वहां पे क्या होता है? सौर ऊर्जा होती है, उससे विद्युत बनती है। तो ऊर्जा रूपांतरण हम आज के टाइम पे काफी ज्यादा करते हैं, जिससे कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हमारे लिए ऊर्जा ही होती है। इवन केमिस्ट्री में देखा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से एनर्जी देने वाले हो, सही तरीके से ऊर्जा का उपयोग करते हो, तो आप केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट हर एक रिएक्शन को करवा सकते हो, हर एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया जा सकता है अगर ऊर्जा की मात्रा सही है तो, ठीक है। तो वही चीज़ है, ध्यान रखें। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्यान रखें हमेशा। ओके, तो ये हमारे पास दो नियम और मिलते जुलते निकल के आते हैं। ओके, क्लियर है हमारा पार्ट ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई थोड़ा सा, परमाणु सिद्धांत, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत डाल्टन ने दिया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, और हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोइन लावोशिए ने दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है अगला नियम। अगला नियम हमारा कौन सा था? अगला नियम है मेरा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये दिया था आपके जोसेफ लुई प्राउस्ट, ये जो साइंटिस्ट आपको देख रहे होंगे, इन्होंने बेसिकली इस नियम को दिया था, ठीक है। अच्छा, एक जो इससे पहले एक चीज थोड़ी सी रह गई, सॉरी, एक मिसिंग हो गया थोड़ा सा पार्ट। इसका देखो एक अपवाद भी आता है, अपवाद, अपवाद बताना मैं इसका रह गया, सॉरी, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इसका हमारे पास अपवाद, हमारे पास क्या रहता है, इधर एक अपवाद भी है। आज के टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पर क्या होता है, पदार्थ संरक्षित नहीं रह पाता, मतलब पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं, और आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम पदार्थ को खुद से बना भी सकते हैं। उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है। जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास आता है नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है ना, वो इसके अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखो, जैसे आपको पता है यूरेनियम है, यूरेनियम का आपने जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है, परमाणु आपस में जुड़ के एक बड़े परमाणु को निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मिलती है, और परमाणु को जब तोड़ा जाता है
तो परमाणु छोटे छोटे अन्य परमाणुओं में विभाजित भी हो जाता है, जैसे कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा आपको देखने को मिल जाती है। तो यानी कि परमाणु को हम बना भी सकते हैं, कहीं ना कहीं नष्ट भी कर सकते हैं, उस बड़े परमाणु को तोड़ के छोटे छोटे अन्य परमाणु में विभाजित कर सकते हैं। तो आज के टाइम में नाभिक की अभिक्रिया होती हैं जो आपके इस नियम की पालना नहीं करती, आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि नाभिक की अभिक्रिया इसका एक अपवाद बन जाता है, ओके। तो ये आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हर जगह लागू हो ज़रूरी नहीं, ये इसका अपवाद है आज के टाइम पे, ठीक है। पहले नहीं था, पहले तो पॉसिबल टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम सही मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अगेन ऊर्जा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा आगे फ्यूचर में भी, तो ये ध्यान रखना है आपने को, ठीक है। नंबर एक चीज़, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो हमारे लुईस प्राउस ने जो हमें नियम दिया था स्थिर अनुपात का नियम, इस बंदे का नियम बहुत सिंपल था। इसने पता क्या बोला? इसने बस ये बोला था, मेन पहले मोटा मोटा बताता हूँ फिर नियम पढ़ लेना। इसने बस ये कहा था कि हमारे पास हम कोई भी यौगिक ले लो, हर यौगिक का जो सूत्र होता है वो हमेशा फिक्स होता है। इसने केवल इतना बोला था। इसका जो मेन जो नियम था ना, मुद्दे की बात इसका ये था कि प्रत्येक यौगिक का फॉर्मूला फिक्स यानी कि आपका निश्चित होता है। इन्होंने सिर्फ इतना सा बोला था कि आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, हर एक मतलब कोई भी यौगिक ले लो, हर एक का फॉर्मूला फिक्स रहेगा। और इसमें क्या था कंडीशन साथ में? चाहे यौगिक को किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए, इसने ये कहा था, ठीक है। इतनी सी बात नहीं कही थी। अब जैसे कि देखो पहले से एग्जांपल समझ लो, फिर इसकी जो टिपिकल लैंग्वेज है फिर वो हम देख लेंगे, पर पहले मुद्दे की बात समझ लो कि मेन मकसद क्या है हमारा। मकसद ये कि आप कोई भी यौगिक ले लो, उसके फॉर्मूले की बात किया ना तो वो फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहने वाला है। अब जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में एक कहानी छोटी सी बताई थी कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट हैं, भाई पानी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा? अब कोई नदी से प्राप्त कर रहा है पानी को, कोई नाले से कर रहा है, कोई समुद्र से कर रहा है, कोई महासागर से कर रहा है, कोई लैब के अंदर बना रहा है, कोई बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन पानी का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं H2O रहता है, कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। क्यों नहीं हुआ? यही वाली बात। तो ये इस बंदे ने फिक्स किया था कि अगर आप पानी को किसी भी यौगिक की बात करो, पानी क्या आप धुएं की बात करो, CO2 की बात करो, CO2 में क्या आता है फॉर्मूला हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रहता है, फिक्स है। अगर आप बात करो ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास फिक्स रहता है C6H12O6, फॉर्मूला फिक्स रहते हैं। तो रासायनिक सूत्र आपके फिक्स रह जाते हैं, ये इस बंदे ने बोला था, सिंपल सी बात थी, ओके। और इसको अब देखो ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दिया, इसने थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला अपने हिसाब से। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का परस्पर भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है, फिर चाहे वह किसी भी विधि से क्यों ना बनाएगा। मतलब भार का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि H2O की बात करें, जल की बात करते हैं, जल में मुझे पता हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, इनका अनुपात ले तो आपको पता है वो 2:16 रहता है, इनके भार का अनुपात, ओके। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का भार 1 AMU का रहता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भार क्या होता है 16 AMU, तो 2:16 ये फिक्स रहेगा। अगर ये अनुपात बदल जाएगा समझ जाओ कि यौगिक कोई दूसरा है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बात की थी, पहले भी हमने बात किया था H2O और H2O2 का, है ना, तो वो हमारा अंतर निकल के आता है, ठीक है। अगर मान लो वहीं पर ही ऐसे H2O2 की बात करेंगी तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इनका अगर अनुपात लिया जाए तो एक हाइड्रोजन का वजन 1 AMU होता है, 2 का क्या हो जाएगा 2 AMU, और एक ऑक्सीजन का वजन क्या होता है 16 AMU बोलते हैं, है ना। तो O2 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखो ये अनुपात अलग अलग है क्योंकि यौगिक ही अलग अलग हो चुका है। तो वही वाली बात इन्होंने कहा था। तो यानी कि यौगिक का फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला अगर चेंज हो रहा है मतलब अनुपात बदल रहा होगा तो ऑटोमेटिक बात यही निकल के आती है। ओके, क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? ओके, जल्दी से बताइए कमेंट करके यहां तक का क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, इसमें एक अपवाद भी निकल के आता है। ओके, अपवाद भी आता है हमारे पास। अपवाद क्या है? अपवाद मेरे पास बेसिकली होता है समस्थानिक। ओके, इनके टाइम तक क्या था ना, समस्थानिक की खोज हुई नहीं थी, बाद में क्या हुआ समस्थानिक की खोज हो गई, तो चीजें थोड़ी सी बदल गई। कैसे बदली वो समझो। जैसे कि देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो देखो हमें पता है
अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, देखो बहुत ध्यान से देखना, हमें पता है हाइड्रोजन के उस टाइम पे समस्थानिक नहीं था, आज के टाइम पे हम सभी लोग समस्थानिक जानते हैं, है ना। अगर हाइड्रोजन का समस्थानिक नॉर्मल है, H वाला है, और ऑक्सीजन का जुड़ता है, तो अगर इनके भार का अनुपात 2:16 हुआ, तो ऐसे में आपको पता है क्या बनेगा, आपका H2O बन जाता है, आपका नॉर्मली जल आपका बन जाता है। लेकिन अगर वही हाइड्रोजन की जगह पर मैं इसका ये वाला समस्थानिक उपयोग में ना लेकर के अगर मैं ड्यूटेरियम ले लूँ, D वाला, तो मैं पता है ड्यूटेरियम का जो भार होता है वो 2 होता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो अगर 2 ड्यूटेरियम अगर मैं लेकर चलता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 अनुपात ऑक्सीजन क्या रहेगा, वो तो 16 रहने वाला है। और अब क्या बनेगा, मेरा D2O बनेगा, है ना। तो D2O जो कि आपका क्या रहता है, आपका भारी जल होता है, ये आपका भारी जल आपका हो जाता है। यानी कि हमारे तत्व तो सेम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात तो सही मिल रहे हैं, 2:1 में मिलेंगे हमेशा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप किस में जोड़ रहे हो, हमेशा 2:1 में। लेकिन अगर वो 2:1 में जोड़ेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो यौगिक मिले वो हमेशा समान मिले, अलग अलग भी मिल सकता है। अगर तत्व के अंदर अब समस्थानिक की एंट्री हो चुकी है, अब होने को भाई ड्यूटेरियम भी मेरा हाइड्रोजन ही होता है, बस वो एक अलग प्रकार का समस्थानिक हो जाता है। तो तत्व तो मेरा अल्टीमेटली हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन रहेगा, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है समस्थानिकों के लिए, है ना, क्योंकि उनके परमाणु भार अलग अलग हो चुके होते हैं। तो भारात्मक अनुपात की अगर बात करेंगे तो वो फिर आपका सेम नहीं रह पाया, क्योंकि तत्वों के भार अलग अलग हो चुके हैं, समान तत्व पर भार अलग अलग। आपका समस्थानिक का कॉन्सेप्ट ये तो होता है, और क्या होता है, तो यहाँ पर ये अपवाद निकल के आता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, समस्थानिकों के केस में आप लुईस प्राउस का स्थिर अनुपात का नियम की पालना नहीं कर पाता, ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो वही वाली बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं अपवाद भी बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने को क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, सभी को क्लियर ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन जैसे मैंने बोला था, ये साइंटिस्ट बहुत बार निकल के आएगा, वो है हमारा अगेन जॉर्ज डाल्टन ने एक नियम और भी दिया था, गुणित अनुपात का नियम। अब ये जो नियम था ये भी अगेन सेम, वही सेम साइंटिस्ट है, सेम चेंज नहीं हो रहा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यही नाम है, परमाणु संरक्षण का सिद्धांत या परमाणु संरक्षण का नियम वही सेम नाम, और यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम भी जॉर्ज डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। तो ये बंदा कई बार आने वाला है, ये इसने हार नहीं मानी, मतलब कसम से केमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा आदमी है जो हार नहीं मानना है। मतलब आप लोगों ने हार मान चुके होंगे एक पॉइंट पे, पर ये बंदा ऐसा है जो हार नहीं मानता, भाई मुझे करते जाना है। ठीक है, ये नियम पे नियम इसने बनाए बहुत सारे, केमिस्ट्री का खराब किया ना तो भाई यही बंदा है वो, अब बनाए भी इसी नहीं है। तो भाई अगर कोसना कभी इसको कोस लेना। इसने क्या बोला था, इसने देखो ये वाला नियम अगेन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इस नियम को ना अप्लाई करने की थोड़ी सी कंडीशन है। पहली बात तो क्या ध्यान रखना, सबसे पहली बात, अगर इस नियम का कभी भी अगर आपको उपयोग लेना है तो एग्जैक्टली ध्यान रखना, पहली बात तो हमेशा सबसे पहला पॉइंट, सदैव 2 तत्व आपके पास होने चाहिए। यानी कि 2 तत्व रहेंगे फिक्स है, और वो 2 तत्व मिलकर के 2 या ज्यादा यौगिक बनाएंगे। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ये कंडीशन दिख जाए कि 2 तत्व एग्जैक्टली 2 तत्व दिए जाए और वो आपस में मिले और तत्व मिलकर तो यौगिक बनाएंगे, अब वो यौगिकों की संख्या है वो 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है कभी भी कुछ भी उसके बाद वाले क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे गुणित अनुपात का नियम है। अब कैसे लगता है वो मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा, देखो समझो। नियम ये बोलता है कि जब 2 तत्व परस्पर सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की अगर मात्रा को फिक्स कर दिया जाए, एक तत्व की क्या है मात्रा हमने कर दी फिक्स, तो साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अगर ली जाएं तो वो हमेशा एक सरल अनुपात में होती हैं। अब ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी देखोगे ना एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से क्लियर होता है एक बार में। ये जैसे मैं 2 तत्व लेकर चल रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, एक तो मैंने ले लिया कार्बन, एक मैंने लिया ऑक्सीजन, 2 तत्व है हमारे पास। ध्यान रखना तत्वों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए तो भाई नियम काम नहीं करेगा। ओके, नियम फेल हो जाता है। बहुत ही बेसिक नियम था, बहुत ही स्टार्टिंग में दिया गया था, इसलिए 2 तत्वों के लिए इसको लागू किया गया। तो 2 तत्व लिए, एक लिए कार्बन, एक लिए ऑक्सीजन, दोनों मेरे तत्व हैं। अब ये दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो जैसे क्या क्या बन सकता है, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, अगर 2 प्रकार के यौगिक ये बना सकते हैं। एक तो बन जाएगा आपका CO2 बन सकता है, एक तो CO, और एक बन जाएगा CO2। ठीक है, 2 मैंने यौगिक बना दिए। अब यहाँ पर इनको अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये 2 कैसे कैसे बन पा रहे हैं, तो मैं आराम से गुणित अनुपात के नियम की बात कर सकता हूँ कि भाई इन दोनों का मिलना या इनका बनना गुणित अनुपात के नियम के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा ध्यान समझो। देखो अब देखो दोनों में देखो कि कार्बन बराबर है,
यहाँ पर तो कार्बन 1:1 में दोनों का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का, और यहाँ पर 1:2 में है। तो अल्टीमेटली बात, मेरा मकसद ये दिखाने का कि कार्बन दोनों पर बराबर संख्या में है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यानी दोनों के बाहर भी कहीं ना कहीं करेंगे बराबर रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन देखो अलग अलग है। लेकिन अगर मैं इनके, यानी कार्बन तो अब एक तरफ हो गया, वो तो फिक्स है, लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन दोनों का अगर मैं अनुपात लूँ तो वो एक सरल अनुपात निकल के आएगा। कैसे, चलो देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना भार रहेगा, एक ऑक्सीजन का भार मेरे पास कितना रहता है, 16 रहता है, और यहाँ पर कितने मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का भार क्या रहेगा मेरे पास, 32 रहेगा। और अब आपको पता है 16:32 कितना हो जाएगा, 1:2, ये क्या आपके लिए सरल अनुपात, ठीक है। तो सरल अनुपात, तो इन्होंने यही कहा था कि अगर एक तत्व की मात्रा अगर फिक्स हो जाए तो बचे जो तत्व बचेगा उसका जो अनुपात रहेगा उनके भार का, वो एक सरल अनुपात रहने वाला है। अब देखो यही लिखा है, अब देखो आराम से पढ़ो, अब क्लियर हो जाएगा कि दो तत्व, एग्जैक्टली दो तत्व, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, दो तत्व होने चाहिए, दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या ज्यादा यौगिक बनाए, मिनिमम 2 तो बनाए, ज्यादा वाला एग्जाम्पल भी दूंगा, चिंता मत करना, पर 2 या ज्यादा यौगिक बनाए। तो ऐसे में क्या होगा, एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक को फिक्स कर दिया मैंने, कार्बन को फिक्स किया था, संयोग करने वाले दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अगर रखी जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग थी, तो वो एक सरल अनुपात में रहने वाली है। तो ध्यान से देखो, सरल अनुपात हमारे पास इस प्रकार से आता है। तो उन्होंने ये बेसिक कहा था, ठीक है। हालांकि देखो ज़्यादा एग्जांपल भी आप लेकर चल सकते हो, इसके कुछ एग्जांपल और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि देखो सल्फर प्लस O2 का, सल्फर प्लस ऑक्सीजन का अच्छा है SO2, SO3 बनता है, ये भी इसका एक अन्य एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखिएगा। CO, कार्बन और ऑक्सीजन का याद रखना, का CO और CO2 आपका बन जाता है, सल्फर का SO2 SO3 बन जाता है। इसके अलावा देखो नाइट्रोजन के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं ना, तो 5 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, इनके क्या होते हैं, 5 ऑक्साइड। कैसे रहते हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑक्साइड, एक तो होता है हमारा N2O, एक होता है NO, एक होगा आपका N2O3, एक होगा आपका NO2, जिसको N2O4 भी कहा जाता है, एक ही बात है ये, और एक आपका बनता है आपका N2O5, ठीक है। ये तो टोटल मेरे पास 5 प्रकार के ऑक्साइड यहाँ बनते हैं। हालांकि ध्यान रखना, CO, कार्बन और ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड और भी बनता है, कौन सा रहता है, वो आपका होता है आपका C3O2, इसको बोलते हो कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। ये भी आपका एक यौगिक बनता है, ठीक है, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, इसकी संरचना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कैसी होती है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये कैसे आएगी हम आगे देखेंगे, चिंता मत करिएगा, रासायनिक आबंधन के अंदर ये टॉपिक फिर से निकल के आएगा और अगेन इसकी डिस्कशन में करूंगा, पर बेसिक कुछ फॉर्मुलेज पता अपने को रखनी है। आगे क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा गुणित अनुपात का नियम था, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक का पार्ट सभी को? पहले फटाफट से यार मुझे थम्स अप करके दिखा दो यार, क्लियर है या नहीं है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप पहले मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक, क्योंकि काफ़ी सारा हमने देख लिया, काफ़ी सारा देखा जाए, थ्योरी बहुत सारी आपके पास इकट्ठी हो चुकी है, ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है ना। तो पहले मुझे बताओ यहाँ तक का क्लियर है, कैसे कैसे पढ़ना है अपने को, क्या क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली मेन मकसद क्या है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखो बच्चों, एग्जाम्पल से याद रखो। आप ये वाली गलती देखो बहुत बार करते हैं, हालांकि वो गलती है वो अपना अपना अप्रोच होता है, अगेन वही वाली बात है कि भाई पहले थ्योरी पढ़ो पूरी याद करो फिर एग्जाम्पल लगाओ, नहीं, उल्टा करके देखो, एग्जाम्पल्स पहले थोड़ा समझ लो, पहले मुद्दे की बात समझ लो। अरे ये तो थ्योरी है ना भाई, थ्योरी का क्या है, मेन है कि उस थ्योरी को अपनी एरिया में लेकर आओ, इजी वाले एरिया में, आसान पढ़ो उस थ्योरी को, और फिर तुम्हें मुश्किल शब्द याद करें तो मुश्किल कर लो, उसमें क्या जा रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों देखो इस आज के सेशन में इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर टाइम भी पूरा हो चुका है। हालांकि अभी हमारे पास 2 नियम और भी बचे हैं, एक तो हमारा गैलोसे का गैलेक्सी आयतनों का नियम बचा है, काफी इंपॉर्टेंट है, और एक एवोगाड्रो का नियम बचा है, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ छोटी छोटी बातें और भी थी, पर चिंता मत करो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। पर आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, ओके। तो इसको अच्छे से पहले आपको पढ़ना है थोड़ा सा, और देखो ध्यान रखना बच्चों, आज की चीज आज ही कवर करनी है, ठीक है। कल करोगे, कल तो पता नहीं क्या रहेगा। तो अभी आपके पास अब टाइम है, आपकी क्लासेस आज की हो गई हैं सारी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की हो गई, बायो की क्लास हो गई है, केमिस्ट्री में लास्ट क्लास थी, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, फिजिक्स में, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। और कोई डाउट आए चिंता मत करना, आज आराम से पढ़ो, और क्लास की स्टार्टिंग में कल पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, मतलब पहले थ्योरी को कवर करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हालांकि डीएससी के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, पर चिंता की बात नहीं है, आज नहीं हुआ कल कर लेना, ठीक है। तो आज की क्वेश्चंस इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, आराम से सॉल्व करिएगा, और कल हम उनको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही।